तब तक हम थोड़ी सी एक प्रस्तावना और भूमिका जो है वो बांध लेते हैं। मूल जो विचार है एजुकेशनल सीरीज चलाने का, वो केवल एक नए तरीके से वेबिनार्स को या किसी नए कॉन्फ्रेंस टाइप को, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कह लो चाहे कुछ भी कह लो, उसकी भीड़ में एक और नई सीरीज या फिर कोई नया जो है वो काम करने का नहीं है। मूल उद्देश्य इसका ये है कि बहुत सारे चिकित्सक हमारे ऐसे हैं कि जो एनोरेक्टल स्पेशलिटी में प्रैक्टिस करने के लिए आना चाहते हैं, और हालांकि उनके पास ज्ञान भी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कहीं से कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स भी जो है वो किया है, और उनको उसका जो है वो अच्छा खासा ज्ञान भी है। लेकिन कई बार हमने ये सब देखा है कि चीजें सही चेन में ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत आती है उन लोगों को, और काफी लोग जो है वो प्रैक्टिस में नहीं आते हैं अपना, या फिर प्रैक्टिस की स्पेशलिटी जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो ऐसा विचार आया कि एक ऐसी सीरीज कि जो एनोरेक्टल डिसऑर्डर के मोस्ट एरियाज को जो है वो कवर करके चले। तो ये सोच करके हमने एक सीरीज का जो है वो यहाँ पर डिजाइन जो है वो किया है। और बहुत बहुत धन्यवाद निरोग स्ट्रीट का, कि निरोग स्ट्रीट ने इस तरह के कार्यक्रम के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म जो है वो दिया। क्योंकि वक्ता चाहे कितना ही अच्छा हो, उसके पास कितना ही बड़ा ज्ञान है, चाहे कितनी अच्छी जानकारी है, जब तक उसको सुनने वाले लोग नहीं होंगे, और वो ऐसे लोग नहीं होंगे जो वाकई उस अ, वक्तव्य को सुन करके उसे अपने जीवन में उतारें या किसी तरीके से जो है वो उसको आगे लेकर के चलें, तो तब तक उस वक्ता का या वक्तव्य देने का या उस वर्चुअल सेमिनार कह लो, चाहे वो किसी टाइप की भी सीएमई कह लो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो मूल उद्देश्य ये है कि आप इस सीरीज के हर एक लेक्चर से, ये सीरीज 29 तक जो है वो चलने वाली है, 6 दिन की सीरीज है। आप इसके हर एक लेक्चर को जो है वो ध्यान से सुनेंगे, और हर लेक्चर से आप कुछ ना कुछ टेक होम मैसेज लेकर के जाएंगे। बिल्कुल मत हिचकिचाइए, आपके कोई भी प्रश्न है, हमारे सारे जितने भी जो है वो यहाँ पर स्पीकर्स आए हैं, आने वाले हैं, वो सब के सब आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे। तो नो मैटर क्वेश्चन क्या है, अगर हमको लगता होगा कि उसको लिंगर ऑन करना है, तो देन फिर हम उसको लिंगर ऑन करेंगे, और बाय द कॉज कि हम क्यों लिंगर ऑन कर रहे हैं इसको। सपोज कल कुछ क्वेश्चन थे, कल फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में जो है वो चीजों को बताया गया था। तो कुछ क्वेश्चन थे जो क्लिनिकल साइड के थे या सर्जिकल साइड के थे, बिल्कुल टोटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के थे। तो इसलिए उनको लिंगर ऑन कर दिया गया था कि आप उस दिन की जो है वो सीरीज वाले लेक्चर में, उस दिन में आप अपने क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो बिल्कुल मत हिचकिचाइए, ये मत सोचिएगा कि प्रश्न पूछने में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि भाई ये किस तरीके का सवाल है। नो मैटर, आपका जो भी क्वेश्चन हो बिल्कुल खुले दिल से पूछिए। जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक आपके दिमाग में तार्किकता जो है वो जन्म नहीं लेगी, और जब तक तार्किकता नहीं आएगी और युक्ति नहीं आएगी, और सच्चाई वाली बात यह है कि चिकित्सा का कोई भी कार्य, और विशेषकर शल्य चिकित्सा, ये युक्ति के बिना नहीं चलती है। यहाँ केवल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है कि देन हमने सपोज फिशुला की बात करें तो हमने उसको एग्जामिन करना है, प्रोब करना है, थ्रेड डालना है, थ्रेड चेंज करना है। केवल 1.5 पन्ने में पूरे सिस्टम को आसानी से समेटा जा सकता है। लेकिन जब हम इसको करते हैं तो करने में हमें बहुत सारी जो है वो चीजों का सामना करना पड़ता है, और तो ऐसी स्थिति में हमें कहीं ना कहीं युक्ति और तर्क दोनों चीजों का उपयोग करना ही पड़ता है। तो जब तक आप प्रश्न नहीं पूछेंगे तब तक तार्किकता नहीं आएगी, तार्किकता नहीं आएगी, युक्ति नहीं आएगी, और युक्तिकता नहीं आएगी तो आप टोटल पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। सामान्य तौर पर यह देखने में आया है कि हम लोग यूजुअली अपनी प्रैक्टिस में ऐसा करते हैं कि हालांकि हर एक चिकित्सक की अपनी एक सीमा रखनी चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकतर लोग क्या करते हैं, केवल माइल्ड केसेस को मैनेज करते हैं। ये ऐसा नहीं है, मैं सर्जरी की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर बात कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी लिमिटेशन तय नहीं करनी चाहिए, लिमिटेशन तय करनी चाहिए, आपको अपने रिसोर्सेज अवेलेबल है उसके हिसाब से। लेकिन कुछ लोग ज्यादातर करते हैं कि भाई हमको कोई युक्ति नहीं लगानी है, हमको कोई तर्क नहीं लगाना है, और विचार नहीं करते हैं आपस में। तो वो कई बार हम माइल्ड केसेस में ही रह जाते हैं, और वो प्रैक्टिस हमारी जो है वो उतना अच्छा ग्रो नहीं करती है। जब वो ग्रो नहीं करती तो उसकी वजह से हम लोग को या तो स्पेशलिटी चेंज करनी पड़ती है, या फिर हमको किसी दूसरी स्पेशलिटी में एंटर करने की सोच रखनी पड़ती है। और जब हम एक साथ दो या दो से अधिक स्पेशलिटी चलाते हैं, और खास तौर पर डॉक्टर अगर सिंगल हो, एक ही डॉक्टर हो, तब ऐसी स्थिति में थोड़ा सा वहां दोनों ही स्पेशलिटी जो है वो हमारी डेवलप नहीं हो पाती है। खैर चलिए, आज के विषय पर मैं जो है वो वापस से आता हूँ। ऑल इंडिया चार सूत्र एसोसिएशन
और पावर्ड बाय ये अपना जो है बेसिकली ऑल इंडिया चार सूत्र एसोसिएशन की तरफ से एजुकेशनल सीरीज ऑन एनोरेक्टल डिसऑर्डर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज पावर्ड बाय निरोग स्ट्रीट, वेरी वेरी थैंक्स टू दी निरोग स्ट्रीट। मैं डॉक्टर धनवंतरी त्यागी आपके सम्मुख एक बार फिर से जो है वो उपस्थित हूँ और आज का हमारा विषय है ओटी सेटअप, यानी कि हाउ टू सेटअप ओटी, किस तरीके की ओटी हमारी होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट लगभग कॉस्ट इसमें आती है और कैसे कैसे हम ओटी को वापस से डेवलप जो है वो कर सकते हैं। देन सेकंड नंबर पर है हमारा जो है वो एग्जामिनेशन, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन करेंगे, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करेंगे और लीगल इम्प्लीकेशन यानी कि कानूनी पचड़े, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है। एक सबसे बड़ा रिस्क हमारे दिमाग में ये रहता है कि इन केस अगर पेशेंट को ऐसा हुआ तो, कोई कॉम्प्लिकेशन आई तो, कोई कैजुअलिटी हुई तो देन हम जो है वो क्या कर सकते हैं उसमें अपनी जान बचाए रखने के लिए, जबकि हमने ओमिशन एंड कमीशन वो बिल्कुल जो है वो सर्जिकल प्रैक्टिस के अपने पूरे किए हुए हों। खैर, मैं एक के बाद एक करके चीजों को वापस लेकर के आऊंगा। प्रेजेंटेशन कोई नहीं है, पीपीटी कोई नहीं है, क्योंकि बिल्कुल टोटली जो एक्सपीरियंस बेस्ड हैं चीजें, उन चीजों के ऊपर हम जो है वो आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन अपने नोट करते चलिएगा। जैसे ही ये मेरा जो भाषण कहिए इसको, ये जैसे समाप्त हो जाएगा, मैं आपके प्रश्नों का जो है वो उत्तर देने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन प्रश्न नोट करके रखिएगा या फिर इसमें आप क्वेश्चन आंसर में इसका लिंक आ रहा होगा तो क्वेश्चन आंसर के ऑप्शन को टैप करके उसमें क्वेश्चन आंसर टाइप कर दीजिए। मैं बिल्कुल आसानी से आपके सुकून से जो है वो जवाब दूंगा, जहां तक भी मेरे से जो है वो संभव हो पाएगा। तो हम शुरू करते हैं कि चार सूत्र की ओटी या फिर जब हम एनोरेक्टल प्रैक्टिस जो है वो करते हैं तो हमें बेसिकली जो है वो किस टाइप की ओटी की रिक्वायरमेंट है, कितना जो है वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आता है, क्या क्या चीजों की हमें जरूरत होती है। बिल्कुल बेसिक थिंग से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहली जरूरी चीज होती है कि हमें कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट है। देखिए, ओटी का जो मिनिमम वर्किंग स्पेस है, मैं यहाँ मिनिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम आपके पास जितना बड़ा स्पेस है आप उतना रखिए। मिनिमम वर्किंग स्पेस, वर्किंग स्पेस का मतलब कि जहां पेशेंट लेटता है, जहां पे हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं और अपना जो है वो जो यूज में आने वाली है ड्यूरिंग द प्रोसीजर मशीनरी और इक्विपमेंट्स है जहां हम रखते हैं, तो वो जो हमारा वर्किंग स्पेस है, मिनिमम वर्किंग स्पेस हमारा 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए और ये बेसिकली जो है वो एक रेक्टेंगल शेप में हो। ठीक है, यानी कि विड्थ जो है वो ठीक हो और डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा हो, क्योंकि हमारा पेशेंट जो है वो ज्यादातर जो है वो लॉन्ग पोजीशन में जो है वो लेटता है, तो इसलिए हमें थोड़ा डेप्थ वाला स्पेस जो है वो चाहिए। मिनिमम 150 स्क्वायर फीट की रिक्वायरमेंट है और अगर अच्छा स्पेस आप रखना चाहते हैं तो 200 स्क्वायर फीट, 180 टू 200 स्क्वायर फीट स्पेस आपके लिए बिल्कुल एकदम सही है। उसमें क्या है कि आपका एक पेशेंट लेट जाएगा, आप एक डॉक्टर जो है वर्किंग हैंड रहेगा, साथ में एक अटेंडेंट आपका जो है वो मूव करेगा और बाकी कम से कम एक अटेंडेंट तो मूव करेगा ही करेगा, कभी कभी दो अटेंडेंट भी रखने पड़ जाते हैं, जरूरत पड़ती है, टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन वगैरह। और इसके अलावा आपको जो साइड ट्रॉलीज आपकी होती हैं, एक साइड में आपका ड्रेसिंग का इक्विपमेंट्स होते हैं, एक साइड में आपके वर्किंग हैंड के इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक आपका जो है वो जैसे बेसिकली आपको आपके सीजर्स हैं, आपके जो है वो आर्टरीज है और प्रोब्स वगैरह है, तो दोनों साइड जो है वो साइमल्टेनियस एक साथ चलता है। तो इतना स्पेस आपके पास मिनिमम जो है वो होना चाहिए। ये वर्किंग स्पेस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और स्पेस की हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा हमें जो स्पेस की रिक्वायरमेंट है वो एक तो स्क्रब एरिया की रिक्वायरमेंट है अपने जो है वो प्रिपेयर्डनेस करने के लिए, और दूसरा हमें स्टेरिलाइजेशन एरिया की रिक्वायरमेंट है। स्टोरेज की जहां तक बात है, ज्यादातर ओटी स्टोरेज में एक छोटी अलमेरा जो है वो काफी रहती है, या फिर अगर वॉल के अंदर जो है वो इनबिल्ट अगर कोई अलमारी है तो वो भी आपकी काम कर सकती है। 4 या 6 शेल्फ में आपका काम जो है वो चल सकता है। और इसके अलावा हमें स्क्रब एरिया और साथ में ऑटोक्लेव के लिए या फिर स्टेरिलाइजेशन के लिए हमको थोड़ा एरिया चाहिए जहां पे वाटर सप्लाई और ड्रेनेज बिल्कुल जो है वो निश्चित होनी चाहिए। साथ में स्टेरिलाइजेशन एरिया में मैं इक्विपमेंट्स पर जो है वो बाद में आऊंगा। इसके अलावा बाकी अगर आपके पास में सपोज, हालांकि स्टे रिक्वायर नहीं होता है, यूजुअली अधिकतर प्रैक्टिशनर जो है वो पेशेंट को इमीडिएटली जो है वो थोड़ी देर बाद ही घर पे जो है वो भेज देते हैं, और लेकिन फिर भी मैं एक बात मान करके चलता हूँ कि आपके पास कम से कम एक बेड के लायक जो है वो जगह और साथ में जो है वो हो जाए तो वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन यदि आप चीजों को ठीक से करते हैं तो शायद उसकी जरूरत भी आपको पड़ती नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका पेशेंट उसके लिए रिक्वायर करता हो या नहीं करता हो, वहाँ लीगल इम्प्लीकेशंस हैं, तो वो भी मैं आपको जो है वो बताने वाला हूँ। बेसिकली डे केयर प्रोसीजर है,
तो इसलिए हमारे पास में एक बेड की व्यवस्था अगर हो जाए तो बहुत अच्छी वाली चीज है ये। तो ये तो रही हमारी जो है वो स्पेस की बात। अभी स्पेस की जो है वो बनावट किस प्रकार से जो है वो होनी चाहिए। स्पेस की बनावट इस प्रकार होनी चाहिए आपकी कि एक तो अंदर अगर सनलाइट एंटर कर सके तो बहुत अच्छा है। अगर सनलाइट एंटर नहीं करती है तो कम से कम आपका एक प्रॉपर वेंटिलेशन वाला एरिया जो है वो जरूर होना चाहिए। नो डाउट एयर कंडीशन आप बिल्कुल एयर कंडीशनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है आपके पास जगह है और उतने फंड्स अवेलेबल है और लेकिन एयर कंडीशनिंग से ज्यादा मैं वेंटिलेशन पर थोड़ा सा ज्यादा जोर दूंगा। प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन अगर हमारा मैनेज हो जाए किसी तरीके से तो वो बहुत अच्छा जो है वो रहता है। दूसरा, क्रॉस वेंटिलेशन हमारा इस टाइप का होना चाहिए कि जब चाहे जब हम उसको सील कर सकते, क्योंकि ओटी एक ऐसा एरिया है कि जहां पे हमें बायोटिक इन्फेक्शन या फिर अदर जो एरोबिक जो है वो बेसिकली एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको जो है वो इंस्ट्रूमेंट पर या फिर किसी सरफेस पर या पेशेंट के जो है वो वुंड वगैरह पर जो है वो बैठने से रोकना होता है। तो इसलिए हमें बार बार फ्यूमिगेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है, फ्यूमिगेशन और रेगुलर क्लीनिंग। तो ऐसी स्थिति में जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं और वो बिल्कुल जो है वो खुला होगा ओटी स्पेस हमारा, तो ऐसी स्थिति में वो फ्यूमिगेशन की जो एफिशिएंसी है वो काफी कम हो जाएगी। ऐसी संभावनाएं बिल्कुल जो है वो रहती है, कम से कम 15 टू 45 मिनट्स तक के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन के फ्यूमिगेशन के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, कितनी पोटेंसी का यूज कर रहे हैं, कितना अच्छा आपका फ्यूमिगेटर है। तो बेसिकली आप उससे जो है वो जब जितना ज्यादा देर तक वो ब्लॉक रहेगा उतना ज्यादा अच्छा जो है वो उसका काम जो है वो ज्यादा बढ़िया जो है वो रहेगा। तो वेंटिलेशन की बात मैंने कही, वेंटिलेशन क्रॉस वेंटिलेशन वाला भी हो, सीलेबल भी हो कि जब चाहे जब हम उसको सील कर सके। लूअर्स आजकल जो है वो आते हैं, जब आप अगर कोई ओटी सेट करना चाह रहे हैं तो जब आप कभी ओटी सेट करेंगे तो ऐसे में जो फर्नीचर वाले हैं वो सब आपको ये सब चीजें प्रोवाइड जो है वो करा देते हैं, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होता है। खैर, ये स्पेस की बात हुई, स्पेस के टाइप की बात हुई। अब मैं बात करता हूं कि आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो इक्विपमेंट्स की क्या है। बेसिकली मैं यहाँ सर्जिकल इक्विपमेंट्स की ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सभी लोग जो है वो मिनिमम ग्रेजुएट हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बेसिकली वो सब लोग जो है वो जानते हैं कि माइनर ओटी में किन किन जो है वो इक्विपमेंट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। थोड़ा सा बस केवल चेंजेस इसमें यहाँ पर जो है वो ये है कि हमें असॉर्टेड टाइप ऑफ प्रोक्टोस्कोप्स की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो पीडियाट्रिक प्रोक्टोस्कोप अलग होते हैं और जो है वो आपके एडल्ट प्रोक्टोस्कोप जो है वो अलग होते हैं। असॉर्टेड साइज के प्रोक्टोस्कोप की रिक्वायरमेंट है। एक हमें फिशला के लिए प्रोब्स वगैरह की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो रहती है। ये प्रोब मैलिएबल होती हैं, आई उनके अंदर बनी होती है, तो थ्रेड हम उनके अंदर जो है वो एज थ्रेड कैरियर उसको हम जो है वो यूज करते हैं। थ्रेड जो उसके अंदर पास जो है वो करते हैं, ये हमारे पास जो है वो होना चाहिए। और इसके अलावा आजकल एक बड़ी जरूरत है क्योंकि हेमराइड के केस ज्यादातर होते हैं, कई बार जो है वो हीमोस्टेसिस जो है वो करना पड़ जाता है, रिक्वायरमेंट रहती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आपसे कि आप कोई बड़ी कॉटरी जो है वो लेकर के रखें, लेकिन जैसे ही आपकी स्थिति बन जाए तो एक अच्छा चीज है, आप कम से कम एक जो है वो मिनी कॉटरी जो है वो जरूर लेकर के रखें। इन केस अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस वक्त ऐसी मशीन्स की कमी जो है वो बहुत जरूरत जो है वो पड़ने वाली होती है। इसके अलावा आप एक पेशेंट मॉनिटर अगर आप अपनी ओटी में रखें तो वो थोड़ा सा ओटी को दिखने में अच्छा भी लगता है। 3 पैरा आपका काम जो है वो सही कर जाएगा। उससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट शुरुआत में नहीं पड़ती है। जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस बढ़ता चला जाता है तो तब हमको जो है वो एनेस्थीसिया ट्रॉली वगैरह वो सब चीजें और भी जो है वो लेनी पड़ती है। मैं केवल बेसिक की बात कर रहा हूँ। जहां तक बात है हमारी जो है वो ट्रॉली पेशेंट टेबल की, तो मेरा जो नजरिया कहता है कि आप शुरुआत में अपना एक जो गायनी टेबल आती है यू कट शेप में, आप उससे स्टार्ट जो है वो कर सकते हैं। हालांकि कुछ लोग इससे सहमत नहीं हो सकते हैं कि नहीं, एक प्रॉपर जो है वो ओटी ट्रॉली जो है वो हमारे पास रहना चाहिए जिसमें हम पेशेंट का जो है वो लेवल भी डिक्रीज इंक्रीज जो है वो कर सके, साइड बाय साइड भी हम उसको टिल्ट कर सके। लेकिन कई बार क्या होता है कि उतने फंड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, शुरुआत प्रैक्टिस में जो है वो जमाने के लिए होती है। तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर आपके पास फंड्स हैं तो देन नो मैटर, यू मे गो विद एनी मशीन। तब आप जो है वो एडवांस ट्रॉली भी ले सकते हैं। और इसके अलावा बाकी आप केवल गायनी टेबल से आप अपना काम जो है वो अच्छे से चला सकते हैं। जहां पे हमारा जो वर्किंग साइड है वो यू कट शेप में है, जैसे पीवी हम लोग करते हैं, हमारी जो फीमेल्स हैं डॉक्टर्स हैं गायनिकोलॉजिस्ट हैं वो पीवी करते हैं, तो उस साइड से ऐसे करके हम जो है वो मैनेज जो है वो उसको कर सकते हैं। इक्विपमेंट्स में टेबल है तो टेबल के साथ में जो है वो बेसिकली अब आपके साइड में 2 ट्रॉली होंगी, वो ट्रॉली आप मूवेबल रखिएगा। कई बार क्या होता है हम ट्रॉली फिक्स कर देते हैं तो या तो पेशेंट डॉक्टर को अपना जो है वो मूव करना पड़ता है या अटेंडेंट को ज्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है। तो जो दोनों आपकी साइड ट्रॉलीज हैं, 3 शेल्फ की ट्रॉलीज में यूज करता हूँ मैं, फोटो वगैरह सब आपको जो है वो
पोस्ट कर दूंगा सारी चीजें। तो जो 3 शेल्फ की हम लोग ट्रॉली जो है वो रखते हैं, तो वो बेसिकली मूवेबल होने की वजह से आसानी से हल्का सा हाथ लगाया, उसको खींच लिया, तो पूरी शेल्फ हमारे पास में जो है वो पोर्टेबल हो गई। तो हम आसानी से उसको जो है वो यूज कर सकते हैं। इन केस कभी हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, सपोज हमारा अटेंडेंट भी किसी चीज में बिजी है, तो हम इमीडिएटली उसको उठा सकते हैं। क्योंकि सर्जरी में के ड्यूरिंग में जितनी चीजें स्विफ्ट एक्शन में होंगी, उतना ही ज्यादा अच्छा जो है वो सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। सर्जरी जितना ज्यादा जो है वो टाइम टेकिंग होती है, जितना ज्यादा हम डिले करते हैं, उसमें उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होने की या फिर चीजें गड़बड़ होने की जो है वो चांसेस ज्यादा हो जाती है। तो वो ट्रॉलीज आती हैं मार्केट में, सब जो है वो मिलती है, आप अपनी जो है मूवेबल ट्रॉली जो है वो बिल्कुल ले लें। अब बात आती है स्टेरिलाइजेशन की। मैं यहाँ थोड़ा सा एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल जो है वो अपनाने पर ज्यादा जोर दूंगा। आप अपने यहाँ पर जो स्क्रब एरिया है उसको चाहे साइड में कहीं पर जगह दे दें, लेकिन स्टेरिलाइजेशन जोन जो है वो पूरा बनाएं। तरीका जो है वो ये होता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप यूज करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल के वो पहले तो एक जो है वो सोप वाटर से या नॉर्मल वाटर से जो है वो वॉश होगा, थॉरोली रिंस करा जाएगा। और उसके दाग धब्बे जो भी कुछ, कई बार ब्लड स्पॉट्स वगैरह कोई चीजें पड़ जाती हैं, जैसे 4 सूत्रों को हम स्क्रैपिंग करते हैं, तो वो स्क्रैप भी जो है उस पर जो है लग जाते हैं, पस वगैरह भी जो है वो लग जाता है। तो एक तो वो थॉरोली जो है वो रिंस हो जाए, देन उसके बाद में उसको आप जो है वो केमिकल सोल्यूशन में डाल करके स्टेरिलाइज भी कर सकते हैं, और चाहे डायरेक्ट आप उसको ऑटोक्लेव भी कर सकते हैं। मेरी नजर में शुरुआत के लिए आपको 20 लीटर्स टू 30 लीटर्स वाला ऑटोक्लेव जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। देखने में जरूर छोटा लग रहा है, लेकिन सिंगल ड्रम में शुरुआत में अपना काम चल जाता है। 2 ड्रम आप जो है वो तैयार रखें इंस्ट्रूमेंट्स की, एक ड्रम आपकी ड्रेसिंग वगैरह के लिए रेडी होना चाहिए, जिसमें आपके गॉज पीसेस वगैरह सब चीजें, पैड्स वगैरह जो है वो रहते हैं। तो ऐसे करके आप 3 ड्रम में अपना जो है वो सर्जिकल यूनिट को और इंस्ट्रूमेंट्स को जो है वो रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज थ्रेड चेंज करना है फिस्टुला में, तो वो कोई ऐसा ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है, वो थोड़ी सी देर का काम होता है। तो अगर हम उसको यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद में कई बार ऐसा दिक्कत रहती है कि पूरा चेन में उसको गुजारने से, कि थॉरोली रिंस करेंगे देन ऑटोक्लेव करेंगे, उसमें टाइम भी लग जाता है। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, तो आपके साथ आपको मालूम चलता है कि एक पेशेंट अभी गया तो देन अभी दूसरा पेशेंट आया। ज्यादा शुरुआत में हम लोग 2 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स केवल अरेंज कर सकते हैं शुरुआत में। बहुत सारी भीड़ भी जो है वो नहीं लगानी है। तो अभी जैसे एक गया दूसरा आया, तो वो दोनों जो है वो यूज हो गए, और ऐसी स्थिति में अगर थर्ड पेशेंट आता तो हमें रुकने की जरूरत पड़ती है। इसका एक थोड़ा सॉल्यूशन है, अच्छा सा सॉल्यूशन है, जो मैंने अपनी तरफ से करना शुरू किया है, कि जो मैं थ्रेड चेंज करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, तो बेसिकली मैं उनको बिल्कुल अलग जो है वो रखता हूँ, वो केवल थ्रेड चेंज के लिए ही जो है वो यूज करता हूँ। वो साइड ट्रॉली में मेरे सबसे ऊपर वाले एरिया में जो है वो रखे रहते हैं। मैं उनको जब यूज करता हूँ, तो यूज करने के इमीडिएट के बाद में जो अटेंडेंट है वो उनको थॉरोली वॉश जो है वो करता है। और वॉश करने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा एक यूवी चैम्बर आता है, जिसको टॉवल वार्मर बोलते हैं। वो स्टेरिलाइजर कम वार्मर जो है वो दोनों चीजें हों। और बेसिकली आप उसको जो है वो लीजिए, और उसका पानी सही से जो है वो सोख करके आप उसमें वार्मर और स्टेरिलाइजर दोनों चीजें एक साथ चला दीजिए। तो 8 से 10 मिनट में वो काफी मतलब जो है वो स्टेरिलाइज हो जाता है। उसमें पावर भी बहुत ज्यादा जो है वो यूज नहीं होती है, आई थिंक 250 वाट्स का शायद होता है। ऑटोक्लेव कोई भी जो है वो 2 किलोवाट से 1.5 किलोवाट से जो है वो कम का नहीं होता, उससे लार्जर साइज के ही आते हैं। और बेसिकली ये जो आपका टॉवल वार्मर है, ये आपका इन्वर्टर पे भी रन कर जाता है, ऑटोक्लेव इन्वर्टर पे रन नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हमको ये भी चीज जो है वो ध्यान रखनी है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है। पहले 3,500 समथिंग का जो है वो आता था, अभी थोड़ा सा 5,000 7,000 ऐसा कुछ आने लगा है, ये कोविड की वजह से। तो बेसिकली हम ऐसा जो है वो इसको कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रूमेंट की हमारी बात है। मल्टी पैरा पेशेंट मॉनिटर भी आपको कोई बहुत ज्यादा जो है वो महंगा लेने की कोई खास ऐसी जरूरत नहीं है। बहुत सारी ब्रांड्स हैं बाजार में अवेलेबल है, जो आपको प्रॉपर सर्विस दे, वो आप जो है वो आप उसका ले सकते हैं। केवल हमको केवल SpO2, ठीक है, NIBP, और इसके अलावा जो है वो आपका हार्ट रेट, केवल 3 चीज हमको बताया, और हमको कोई किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे ज्यादा की। तो ये हमारे इंस्ट्रूमेंट रहे। ओटी का स्पेस हो गया, ओटी के स्पेस का जो है वो टाइप हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गई, और इंस्ट्रूमेंट की जो है वो हमारी मूवमेंट हो गई। मैं एक चीज और इसमें कहना चाहूंगा कि ओटी के अंदर आपको बेसिकली कम से कम 2 सेक्शन बनाना चाहिए। फर्स्ट वन ओटी का मेन ब्लॉक हो गया, यानी कि मेन एंट्री हो गई, जहां डॉक्टर और पेशेंट दोनों जो है वो एंट्री करेंगे। उसके बाद में एक थोड़ा सा एरिया जो आप ऑटोक्लेव वगैरह के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज करना चाहते हैं वो करें। देन फिर आप जो है वो पेशेंट को अंदर एंट्री करें। तो वो 2 साइड फिल्टर होने की वजह से क्या रहता है कि नॉइज रिडक्शन हो जाता है।
अब ये नॉइज रिडक्शन की यहाँ पर क्यों जो है वो जरूरत पड़ती है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि देखिए, ये जो गुदा मार्ग है, एनोरेक्टल जो एरिया है, यहाँ पेशेंट को अगर हल्की सी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो उसमें एंग्जाइटी बहुत रहती है। कई बार पेशेंट बिना मतलब जो है वो शोर मचाते हैं एंग्जाइटी की वजह से बस केवल। तो कई बार बाहर जो बैठा हुआ दूसरा पेशेंट है वो डर जाता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बता रहा हूँ। तो अगर नॉइज रिडक्शन नहीं रहता है तो उसकी वजह से हमें कई बार बाहर वाला जो बैठा हुआ पेशेंट है वो कई बार क्या सोचता है, यार पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसको रियलिटी तो मालूम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस होता है। हाँ, कभी कभी पेनफुल होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर एक कंडीशन में रहता है। बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं कि वो ओटी में जैसे ही आपके जो है वो टेबल पे लेटेंगे ना, वो लेटते ही उनका जो है वो शोर मचाना चालू, ये सब चीजें, वो हाथ लगाओ तुरंत शोर मचाते, तो नॉइज रिडक्शन की यहाँ पर जो है वो जरूरत है। इट्स एन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, बिल्कुल एकदम मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको आप बनाए तो दो ब्लॉक्स में आप उसको जो है वो डिवाइड करें और नॉइज रिडक्शन जो है वो प्रॉपर आप उसका रखें। दूसरी, इसके अलावा अभी ये हमारा ओटी सेटअप जो है वो हो गया। देन इसके बाद क्या है, सबसे जरूरी चीज जो होती है पेशेंट का जो है वो हिस्ट्री टेकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा जो पहला कम्युनिकेशन पेशेंट से होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ, हिस्ट्री टेकिंग लेना क्यों जो है वो जरूरी है, अगले पॉइंट पे डिस्कस करेंगे आगे पॉइंट्स पे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुदा मार्ग में दर्द, जलन, खून, खुजली, फोड़ा, फुंसी, गांठ, मस्सा कुछ भी हो, पेशेंट के लिए हर बीमारी का नाम बवासीर है, बस और कुछ। वो केवल और केवल यही चीज जानता है, उसको नहीं मालूम है कि पाइल्स अलग है, फिस्टुला अलग है, फिशर अलग है। उसके लिए कॉमन कंप्लेंट है, और ज्यादातर पाइल्स, फिशर, फिस्टुला, इन तीनों में ये कंप्लेंट्स जो है वो मिल जाती है, पाइलोनेफ्राइटिस साइनस में भी मिल जाती है। तो यूजुअली जो आपकी हिस्ट्री टेकिंग लेने का, हिस्ट्री अगर आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो आप डॉक्टर पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन बन जाता है। जब ये पेशेंट देखता है एट वेरी फर्स्ट टाइम कि भाई आपका जो है वो डॉक्टर आपसे सारी चीजें पूछ रहा है, आपको ध्यान से जो है वो सुन रहा है और आपके सवालों को समझ रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो वहां से एक उसका मतलब बेसिकली फेथ उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है कि भाई हाँ भाई, ये डॉक्टर मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है। क्योंकि इसके जस्ट बाद आप पेशेंट को एग्जामिन करने जाएंगे, हिस्ट्री लेने के बाद में, डिटेल लेने के बाद। जब आप पेशेंट को एग्जामिन करने जाएंगे तो वो उसका एक प्राइवेट पार्ट आप उसको मान सकते हैं। बेसिकली लोग हिचकते हैं इसमें। एनोरेक्टल एरिया में जो होने वाली डिसऑर्डर है, केवल इसीलिए ही काफी बढ़ जाती हैं, प्रोग्रेस कर जाती हैं, कि बहुत सारे जो पेशेंट है केवल इसलिए दिखाने नहीं जाते कि यार ये पता नहीं क्या बीमारी है, ये इससे वो हिचकते हैं। मतलब बेसिकली इट्स एन टेबू मिथ इन कॉमन सोसाइटी, और ये पढ़े लिखे और गांव शहर देहात सब जगह एक जैसी कंडीशन है। तो इसके बाद में वो एक अपने प्राइवेट एरिया को आपको जो है वो एक्सपोज करने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपका हिस्ट्री टेकिंग लेना भी जरूरी है। तो हिस्ट्री का मैं जो तरीका यूज करता हूँ वो बताता हूँ आपको। जैसे बेसिकली सबसे पहली चीज मैं आपको बताऊं, मेरे यहाँ पे हिस्ट्री के लिए एक पूरा, जैसे आतुर व्यवस्था पत्रक हम लोग काय चिकित्सा में पढ़े थे, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं आतुर व्यवस्था पत्रक अपने यहाँ जो है वो उपयोग करता हूँ। इससे क्या रहता है कि मेरे को आसानी रहती है, मेरे को समझ में रहता है कि मेरे को कब पेशेंट से कहाँ क्या पूछना है। ठीक है। और दूसरी बात जो है वो क्या रहती है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करने में काफी मदद रहती है। मैं इसको भी शेयर कर दूंगा, जितने डॉक्यूमेंट्स है मैं सब शेयर कर दूंगा आप सब लोगों को, बिल्कुल शेयर करूंगा। तो बेसिकली यहाँ सबसे पहली चीज क्या होती है अर्थव्यवस्था में, चीफ कंप्लेंट्स, यानी कि जो मुख्य समस्याएं हैं उसकी, और वो उसकी पेशेंट के लैंग्वेज में लिखी है। ज्यादातर हमें 4 या 5 चीजें तो बिल्कुल पेशेंट से पूछनी चाहिए, नो मैटर वो बता रहा है क्या, लेकिन फिर भी हमें डबल चेक करके चलना है। कई बार पेशेंट बताते वक्त कंफ्यूज हो जाता है। जैसे सबसे पहली चीज ये है, क्या क्या परेशानी है, तो दर्द है हाँ या नहीं, जलन है, खुजली है, ब्लीडिंग है, मल त्याग करते वक्त में कोई मस्सा मांस का टुकड़ा बाहर को आता है, या जो है वो अंदर करना पड़ता हो या अपने आप चला जाता हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। इसके अलावा आप बॉवल हैबिट्स आप पेशेंट की जरूर पूछेंगे, लेटरिन हो रही है, कितनी बार हो रही है, टाइट हो रही है कि ढीली हो रही है। तो इसके अलावा फीवर एक आपको जो है वो जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि पेरेनाल एब्सेस में कई बार क्या होता है, फीवर एक कॉमन सा जो है वो साइन जो है रहता है, कॉमन जो है वो सिम्टम रहता है बेसिकली उसमें कि फीवर डेवलप हो गया है। तो बेसिकली आपको ये 4-5 चीजें जो है वो पेशेंट की जरूर पूछनी चाहिए हिस्ट्री टेकिंग में। देन सेकंड नंबर पे आपका पेशेंट के साथ सीधा सवाल जो है वो क्या होना चाहिए, दवाएं आपने इसके लिए क्या क्या खाई हैं। ये पेशेंट को आपको जो है वो जरूर समझ पूछना पड़ेगा। कुछ पेशेंट बताते हैं कि भी ये दवा खाई है, कुछ पेशेंट कहते हैं कि कोई दवा जो है वो नहीं खाई है। देन वापस लौट के आपको फिर से एक सवाल पूछना है, क्या आपने मल मार्ग के पास में या गुदा मार्ग के पास में कोई इंजेक्शन ऑपरेशन तो
कराया है या नहीं कराया है। बहुत सारे पेशेंट स्क्लेरोथेरेपी, सो कॉल्ड वो इंजेक्शन वाला जो थेरेपी है, वो करा करके जो है वो आते हैं और वो बाद में हमको पता लगती है, और उससे कई बार जो है वो हमारा जो मतलब बेसिकली चिकित्सा का अवसर है वो हमसे मिस हो जाता है। जबकि अगर हमको पहले पता होता या तो वो पेशेंट को बताना चाहिए था, लेकिन पेशेंट नहीं बताते हैं। हिस्ट्री टेकिंग जो है वो कई बार लेना बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है। दूसरा इसका सबसे खास बात क्या है कि प्रीवियस ट्रीटमेंट की हिस्ट्री पूछने का, कि बहुत सारे लोग वो जो टाइप ऑफ बंगाली डॉक्टर्स ना, वो उन लोगों के पास जो है वो जाते हैं, तो वो बताएगा हाँ मैं बंगाली के पास गया था। तो जैसे ही बंगाली का नाम आए, इमीडिएटली अपने दिमाग के अंदर कम से कम 2 रिस्क जो है वो जरूर बना लीजिए। वो आइदर एचआईवी और हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी हो कि हेपेटाइटिस सी हो, दोनों में से कुछ मिलने के रिस्क ऑटोमेटिकली मोर देन 60% आपके बढ़ गए। क्योंकि वो लोग कोई किसी टाइप की जो है वो स्टेरिलाइजेशन एसेप्टिक टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा आपका माइंड मेकअप रहेगा। तो आप अपना जो है वो एग्जामिनेशन के टाइम में डबल सिक्योरिटी, डबल ग्लव्स वगैरह वो सब चीजों का इस्तेमाल करेंगे। नोट डाउन भी आप उसको जो है वो कर देंगे। देन एग्जामिन्ड और ट्रीटेड बाय दी और गॉट ट्रीटमेंट विद बंगाली जो है वो डॉक्टर, सो कॉल्ड जो भी है वो। इसके अलावा तीसरा सवाल ये होना चाहिए पेट साफ के लिए, दर्द, जलन, एसिडिटी, क्योंकि हम पेशेंट को कितना जो है वो आसानी से पूछ ले, वो कई बार सही तरीके से बताता नहीं। क्योंकि हमारे पास कहो या किसी के भी पास कहो, फिशर को छोड़ करके पाइल्स और फिस्टुला और पाइलोनाइडल साइनस, आप कभी यकीन मत करें कि पेशेंट आपके पास अभी आया है कि जब से उसको कंप्लेंट होनी शुरू हुई है। कम से कम वो 6 महीना पुराना जरूर मिलने वाला है। इससे नए केस बहुत कम आते हैं। जब प्रैक्टिस हमारी पुरानी हो जाती है तब कुछ लोग जो अवेयर रहते हैं वो आना जो है वो शुरू होते हैं, लेकिन ऐसा के परसेंटेज केवल 10% होते हैं। 90% तो कम से कम साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसा जो है वो पुराना होता है। तो बेसिकली क्या है कि भाई उस वक्त वो उनको मेटाबॉलिक जो है वो प्रॉब्लम्स रहती हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहती हैं, इसके अलावा उनको जो है वो अदर देन दी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो है वो रहती हैं, तो वो कोई ना कोई दवा अपनी तरफ से और वैसे भी जो है वो खाते रहते हैं। इसके अलावा जैसे डायबिटीज है, इसके बारे में बिल्कुल पूछिए कि ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह कोई और चीज की परेशानी तो नहीं है। तो वहां से क्या जो है वो रहता है कि हमको कोमोर्बिड फैक्टर्स भी मालूम चल सकते हैं और रिस्क फैक्टर्स भी मालूम चल सकते हैं कि बेसिकली ये कहीं ऐसा तो नहीं है, तो हम उस हिसाब से अपना प्रिपेयर्डनेस दिमाग में बना करके रखते हैं। देन थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि अपने पेशेंट को एक रटा रटाया दिमाग में कैसेट फीड कर लीजिए। उसको सीधा पूछिए आपके माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ में किसी को बवासीर, बगंदर, फिशर, इन चीजों की कोई शिकायत तो नहीं थी। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हमारी जो है वो हेरिडिटरी कॉज से भी जो है वो होती है। सहज अर्श भी होते हैं और कई बार बगंदर भी ऐसे मिलते हैं कि एक एक फैमिली के बाद में हर फैमिली में कोई एक बंदा जो है वो उनका जरूर जो है वो इम्पैक्ट में जो है वो कहीं ना कहीं रहता है। ये चीजें जब आप 2-3 चीजें जो है वो कर लें, तो कम से कम इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट तो आपको है। जब इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट आप करेंगे तो देन पेशेंट का आपके साथ कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा, आपको काफी सारी जानकारी यहाँ मिल जाएंगी। तो आप एक डिफरेंशियल डायग्नोस दिमाग में बना सकते हैं कि वट एवर द केस, पाइल्स हो सकता है, फिशर हो सकता है, या फिर कोई भी चीजें ये हो सकती है, आपका डिफरेंशियल डायग्नोसिक दिमाग में बन जाएगा कि आपको कैसा अपीयरेंस पेशेंट को मिलना चाहिए। अभी देन बात आती है एग्जामिनेशन। मैं यहाँ इस पे बात नहीं करूंगा हाउ टू एग्जामिन, मैं यहाँ बात केवल इतना करूंगा कि एग्जामिनेशन जब आप करते हैं तो वो एग्जामिन जो है वो आपको कैसा जो है वो करना चाहिए, मतलब किस तरीके से जो है वो कुछ चीजों को परफॉर्मेंस में लेना चाहिए। देखिए ज्यादातर डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो एग्जामिनेशन के लिए एक कंसेंट पेशेंट से जो है वो साइन कराते हैं। कुछ एक कन्फ्लिक्ट्स जो है वो कहीं देखने को मिले हैं कि वो एग्जामिनेशन के टाइम में बाद में कुछ ब्लेम वगैरह जो है वो लग गए। हालांकि हर पेशेंट के साथ ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक चीज की रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा, एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा कि जब आप अपने फीमेल पेशेंट को, अगर मेल डॉक्टर फीमेल पेशेंट को एग्जामिन कर रहा है, तो कंसेंट भी लेवें, या तो आपके पास एक फीमेल अटेंडेंट जरूर हो। अगर फीमेल अटेंडेंट आपके पास नहीं है तो पेशेंट के साथ एक फीमेल अटेंडेंट हो या फिर उसका हस्बैंड हो, दो में से आइदर साइड में कोई ना कोई। लेकिन तब भी आपको जो है वो, आपको अपना जो है वो पेशेंट से कंसेंट साइन कराना होता है। कंसेंट में ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल ये है कि मेरे को गोदामार्ग की परेशानी है और मेरे को इसके लिए चिकित्सक से जांच करानी है, और ये चिकित्सक जो है वो पुरुष है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। उसमें उस पेशेंट का नाम, एज, ओपीडी नंबर वगैरह ये सब चीजें डाल के साइन करा के उस डॉक्यूमेंट को आप कभी पेशेंट को नहीं देंगे, यानी आप कभी पेशेंट को नहीं देंगे। उसकी कॉपी दे सकते हैं लेकिन उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप कभी पेशेंट को नहीं देंगे। उसको आप सीधा सीधा से जो है वो अपने फाइल में एक जो है वो मेंशन कर देंगे। देखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एनोरेक्टल प्रैक्टिस कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, यू आर एंटरिंग इनटू एन स्पेशलिटी।
और हर एक स्पेशलिटी के अपने प्रोटोकॉल्स जो है वो होते हैं। तो ऐसे प्रोटोकॉल्स आपको फॉलो करने चाहिए। ये शुरुआत में बड़ा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप करने को लगेंगे तो सब आपका जो है वो एक फ्लो में आ जाएगा। तो बेसिकली एक कंसेंट, अगर इन केस ऑफ मेल डॉक्टर इज गोइंग टू एग्जामिन इन फीमेल पेशेंट एक स्टेट में, या दूसरा अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को तो सेफ साइड रहना है, मेरे को तो कोई भी हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो देन आप एक प्रॉपर छोटा सा फॉर्म जो है वो बना करके हर पेशेंट की साइन करा करके उसको स्टोर जो है वो अपने साथ में कर सकते हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए एक जरूरी जो है वो चीज है। ठीक है, एग्जामिनेशन करते वक्त पेशेंट को बताएं कि हमें केवल जो है वो चेक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। और नॉर्मली रूटीन एग्जामिनेशन पेशेंट का आप जो है वो कर लीजिए। और एग्जामिनेशन करने के बाद में जो आपका पेशेंट का केस शीट है उस पे बेसिकली आपको जो भी चीजें फाइंड आउट हुई उनको बिल्कुल, चाहे वो सस्पेक्टेबल है, ठीक है, चाहे वो कंफर्मेटरी है, चाहे वो कुछ भी है, और इस वो नोट डाउन करके कंफर्मेटरी बिल्कुल एकदम, भाई किस लोकेशन पे आपको कितने हेमराइड मिले, किस ग्रेड का आप उसको जो है वो एज्यूम कर रहे हैं, क्या चीजें भी हैं। और लास्ट में जो है वो एक चीज नहीं है, टू कंफर्म डायग्नोसिस ऑन नेक्स्ट और ऑब्लिक अनदर विजिट। यानी कि सिंगल सेटिंग में हम जरूरी नहीं है कि डायग्नोस जो है वो कर सकें, लेकिन वो एक लीगल इम्प्लीकेशन से हम जो है वो बच जाते हैं। इन केस हो सकता है कि हमने चीजें एज्यूम की हो, वो बिल्कुल वैसा ना रहा हो उस समय को, अभी जो है वो ऐसा जो है वो दिख रहा हो सकता है कि 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कंडीशन कुछ जो है वो चेंज हो जाए। तो आप बेसिकली उसे डायग्नोस को नोट डाउन जो है वो जरूर करें। अभी आपका बेसिकली यहाँ तक आपका पेशेंट एग्जामिन होकर के आ गया। मैं थोड़ा सा इसका ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करूंगा। तो जब आपका पेशेंट एग्जामिन हो गया, एग्जामिन होने के बाद में अब सबसे जरूरी चीज है कि आपने अपनी पेशेंट की जो है वो काउंसलिंग करनी है। आपने अपने पेशेंट को जो है वो बताना है बेसिकली कि आपको, आपने उसको क्या एज्यूम किया, क्या डायग्नोस एज्यूम किया आपने उसको, तो आपको उन चीजों को जो है वो समझाना है। मैं यूजुअली जो मेरे को समझ में आता है डॉक्टर कैसे करते हैं, जो हमको लगता है हम उसको बताते हैं और पॉसिबिलिटीज भी बता देते हैं कि मे बी पॉसिबल ऐसा नहीं हो सकता है, तो ऐसा भी जो है हो सकता है। मे बी पॉसिबल ये वेरिकोसिटी हो सकती है, मे बी पॉसिबल ये हेमराइड हो सकता है, कई बार हम कंफ्यूज रहते हैं। और मे बी पॉसिबल ये प्रॉपर फिस्टुला भी हो सकता है, अगर कई बार क्या साइनस भी जो है वो हो सकता है। तो बेसिकली जब हमने नोट डाउन कर लिया और हमें पेशेंट को बता दिया, तो मैं जो अपने यहाँ यूज करता हूँ, आई एम यूजिंग दीज टाइप्स ऑफ फ्लायर्स। इस फ्लायर में बेसिकली जैसे ये मैंने फिस्टुला के लिए बनाया है, तो दिस इज द डायग्राम। बेसिकली ये डायग्राम मैंने बनाया तो मैं पेशेंट को ऐसे समझाता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, इस तरह से कैनाल जो है खुल जाती है, क्या कारण है कि जिसकी वजह से हम इसको दवाओं से ट्रीट नहीं कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली मैंने इसके कॉजेज जो है वो मेंशन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसके जो है वो कारण क्या है, हालांकि हम एनोरेटिक डिसऑर्डर में जो कारण इडियोपैथिक होते हैं, लेकिन फिर भी हमको कुछ कारण पेशेंट को जो है वो जरूर बताने होते हैं। तो वो यहाँ से मैं इसको पेशेंट को जो है वो समझा देता हूँ, छात्र सूत्र के बेनिफिट्स बेसिकली जो है वो क्या है, और एक छोटा सा डिस्क्लेमर मैंने यहाँ पर जो है वो डाला हुआ है कि छात्र सूत्र से जो है वो वर्तमान रोग ठीक होता है, रोग का कारण ठीक नहीं होता। रोग के कारणों की चिकित्सा दवा परहेज आदि से होती है। इट्स एन लीगल डिस्क्लेमर। आई एम नॉट सेइंग कि छात्र सूत्र ट्रीट नहीं कर सकता है या नहीं करता है, या मेरे केस वीकर होते हैं, कुछ भी होते हैं, लेकिन इट्स एन लीगल डिस्क्लेमर। यू कैन नॉट गारंटी, आप ऑफिशियली कोई किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ये पढ़े लिखे चिकित्सक की पहचान है, या ये कहें ये उसकी कमी भी है, लेकिन हमको जो है वो कोई गारंटी किसी भी चीज में जो है वो नहीं करना चाहिए। अभी सही है आवाज मनीष जी? चलिए ठीक है। तो बेसिकली जो है यहाँ हमने अपने पेशेंट को जो है वो ये चीज जो है वो समझा दिया है, पेशेंट को बता दिया है। अनदर टाइम आपका जो है वो बेसिकली एक पेशेंट के साथ में नया और फेस जो है वो डेवलप हो गया कि ये डॉक्टर जानता भी है और ये डॉक्टर आपको जो है वो समझा भी सकता है। जब वो जानता है और समझा सकता है तब ऐसी स्थिति में ये ऑटोमेटिकली आपकी बीमारी को ठीक करने में सक्षम होता है। देखिए, मेडिकल प्रैक्टिस हो, चाहे वो किसी भी पैथी की हो, चाहे वो सर्जिकल हो और चाहे वो केवल और केवल मेडिसिन से बेस्ड हो, काय चिकित्सा हो, चाहे वो कुछ भी हो,
हम अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक डॉक्टर पेशेंट की कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहेगी, उसको फेथ नहीं रहेगा, तब तक वो जो है वो आपके प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट ना तो ले पाएगा, हो सकता है कि यदि फर्स्ट टाइम आपसे जो है वो संतुष्ट नहीं हो तो वो नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आपसे वो संतुष्ट हो गया तो वो कहीं जाने भी नहीं वाला है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, ये सारे लोगों का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है। जैसे विश्वास की मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, हाई एनाल फिस्टुला, ठीक है, और फीमेल पेशेंट, आयनाल फिस्टुला, फीमेल पेशेंट, और उसको हमने ट्रीट जो है वो करना शुरू किया, और उस पेशेंट ने पेन की सीवियर कंप्लेंट जो है वो करनी शुरू कर दी। इतनी सीवियर कंप्लेंट कि हम उसको जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भाई मॉडर्न साइड पे जो कर सकते हैं। तो उस टाइम मैंने उसको जो है वो मॉडर्न साइड पे भी जो है वो किया, लेकिन वहां भी पेन में जो है वो कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिला। आखिरकार केस को एग्जामिन करते करते 10 दिन जो है वो बीत गए। केवल फिशला का केस ठीक है, बहुत लोग करते हैं, हाइनाल भी करते हैं, हम भी करते हैं और भी करते हैं, लेकिन पेन आखिरकार सबसाइड नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये था कि जब वो केस एग्जामिन किया, पेशेंट को बिठाया, समझाया, उससे समझा, उसके जो है वो अटेंडेंट से समझा, तो उनका जो है वो कहना ये था कि जो पेशेंट है, इसको एक रिलेटिव ने ये कह दिया कि ये जो ऑपरेशन होते हैं, चाहे वो किसी भी पैथी से हो, चाहे वो किसी भी चीज से हो, ये ऑपरेशन कामयाब नहीं है, ये कैंसर बन जाएगा। अभी क्या था कि उसके दिमाग में डाउट क्रिएट हो गया कि तूने ऑपरेशन जो है वो गलत। अभी बड़ा जो है वो अजीब समस्या है कि जो चीज आंखों के सामने नहीं है उसको कैसे कह दें कि हाँ ये ऐसा है या ऐसा हो सकता है, जो चीज कभी होती भी नहीं तो उसको हम एक्सेप्ट भी जो है वो कैसे करते हैं, लेकिन गारंटी भी कुछ नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है 2-3 साल बाद जाकर के जो है वो चीजें हो जाए, तो पेशेंट डॉक्टर हम तो यही रहने वाले हैं ना, और पेशेंट भी यही रहने वाला है, तो वापस आकर के जो है वो क्या इम्पॉसिबल कह सकता, गारंटी तो है नहीं। हो सकता है वो किसी और चीज की वजह से हो, लेकिन मैं तो कभी कंफर्म नहीं कर पाऊंगा ये इसकी वजह से हो ना, वो कभी गारंटी दे सकता है कि ये मेरी वजह से हुआ, लेकिन एक कंफ्लिक्ट जो है वो जरूर क्रिएट हुआ। देन फिर पेशेंट को बिठा करके समझाया, उसको बताया, अब क्या करे तो उसको समझ में आ रहा, आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद से उस पेशेंट को कभी भी मेरे को कुचला कंटेनिंग ड्रग देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि जो हम यूजुअली एज एनाल्जेसिक यूज करते हैं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो है वो लो एनाल फिस्टुला और केवल 6 o'clock का सबक्यूटेनियस, बल्कि वाले सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस फिस्टुला जब हम उसको जो है वो प्रोब कर रहे हैं और पेशेंट जो है वो चिल्लाए जबरदस्त, बिल्कुल परेशानी क्रिएट करे, वहां से जो है वो परेशानी, क्योंकि उसको डॉक्टर के ऊपर यकीन नहीं था कहीं से कहीं तक को। और ऐसी स्थिति में एक और थर्ड केस मैं आपको बताता हूँ, एक पेशेंट जो है वो बेसिकली उसको हाई एनाल फिस्टुला, और उसको कोई दवा की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, होता मेरे को कोई परेशानी नहीं, जबकि सेम कंडीशन, सेम फिस्टुला और सेम छाछ, ऐसा भी कुछ नहीं है, डॉक्टर भी वही है, केवल पेशेंट चेंज हो गया। तो वो कैसे चेंज हो गया कि उस पेशेंट को ये अच्छी तरह मालूम था, वो ऑपरेट करा चुका था कई बार, उसको मालूम था कि तुम एक बार दर्द अगर झेल लोगे तो उसके बाद भी फिर तुमको कभी परेशानी नहीं होने वाली है, तो वो जो है वो यहाँ से मजबूत था। तो इसलिए डॉक्टर पेशेंट कम्युनिकेशन सर्जरी में विशेष तौर पर जरूरी है। कि जो लीगल इम्प्लीकेशन होते हैं कि हमारा पेशेंट मर गया है, ऐसे हो गया है, अस्पतालों के शीशे फूटते हैं, ज्यादातर वो इसी कारण में होता है, डॉक्टर और पेशेंट की कम्युनिकेशन बस केवल इतनी रही, ऑपरेशन करना आज ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, काम काम पकड़ लो। चलिए खैर, वापस अपने पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ आपने पेशेंट को एग्जामिन कर लिया और ये चीज से आपने पेशेंट को समझा दिया, और ये आपने फ्लायर पेशेंट को दे दिया। जब आपने पेशेंट को फ्लायर जो है वो दे दिया, साथ में अपना ट्रीटमेंट वट एवर जो भी है वो आपका, आपने उसको समझा दिया या बता दिया, सपोज आपने दवा जो है वो दे दिया। हाँ, रिजोनेंस हो सकती है, वो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मेरा थोड़ा सा वो जो है वो देखता हूँ रिजोनेंस। ये देखते हैं, आवाज सही नहीं है, अभी सही है, अभी तो किसी को कोई रिजोनेंस वगैरह। चलिए जो भी है अभी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम ठीक है। चलिए, जब हमने जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो पेशेंट का कर लिया, उसको फायर जो है वो दवा वो हमने उसका मैनेज किया, तो इसके बाद नंबर आता है हमारा पथ्य पथ्य, सबसे जरूरी डूज एंड डोंट्स, और यही सबसे बड़ी जो है वो कमी हो जाती है। जिस वक्त हम पेशेंट को इतने सारे सवाल पूछ रहे होते हैं, एग्जामिन कर रहे होते हैं, उसकी बीमारी समझा रहे होते हैं, उसका ब्रेन ऑलरेडी फुल हो चुका होता है,
और ऐसी स्थिति में जब हम उसको परहेज वगैरह बताते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं, उसके दिमाग से स्लिप हो जाता है। जब उसके दिमाग से जो है वो स्लिप हो जाती है तो वो घर तक जाते जाते सारी चीजें भूल जाता है, वही जो है वो। तो मेरी आप लोगों से एक विशेष जो है वो रिकमेंडेशन, जब भी कभी आप किसी भी पेशेंट को, खासतौर पर ऐसे पेशेंट जो है वो देखें, एक अपना जो है वो इस तरीके का शेड्यूल बनवा लीजिए, जिसको भी मैं आपको पोस्ट कर दूंगा। इसमें सब लिखा है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, कितना पानी, कितना घूमना, कितना। 2-3 चीजें हमने इसमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए डाली हैं। इसमें क्लिनिक खुलने का टाइम, का दिन, फोन नंबर वगैरह सब सारे आप इसको दे सकते हैं। और इसकी बैक साइड पे आप एडवर्टीजमेंट या ऐड डाल सकते हैं अगर आपके पास अदर पैसे अवेलेबल है। मैं बेसिकली इसको ऐसे ही यूज करता हूँ क्योंकि मैं ऋतुचर्या के हिसाब से इसको जो है चेंज जो है वो कर लेता हूँ, और ऐसी स्थिति में जो है वो करने की जरूरत पड़ती है। तो इस वजह से मैं इसको केवल जो है वो एक और फोटो जो है सॉरी मैं इसको जो है वो फोटोकॉपी जो है वो करा करके यूज करता हूँ। आप चाहे तो एक इसकी जो है वो परमानेंट कॉपी भी जो है वो रख सकते हैं। चलिए, हमने अपने पेशेंट को यहाँ से जो है वो देख, अभी क्या है कि हमने अपने पेशेंट को ये सब चीजें जो बताएं, जैसे एग्जामिन किया तो हमने उसका जो डायग्नोस हुआ या जो भी मतलब एजम्पशन हमारी हुई, तो हमने वो एजम्पशन जो है वो उसका लिख करके अपने पर्चे पे जो है वो लिख लिया। और पेशेंट को शीट देना है तो ट्रांजिट का पर्चा आप दे सकते हैं, जिसपे आपकी दवाएं वगैरह जो है वो लिखी हुई हो, एक छोटा मोटा डायग्नोस हो। लेकिन क्योंकि केस जो है वो मे बी पॉसिबल फर्दर सर्जरी में प्रोसीड हो सकता है, ऐसी स्थिति में मैं आपसे ये जरूर कहूंगा कि आप कम से कम अपनी उस केस शीट को अपने यहाँ रिटेन करके रखें। उसके बेनिफिट्स ये हैं, एक तो जब भी कभी पेशेंट आएगा 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल के बाद में भी, तो वो पुराने आपकी शीट पूरी निकल जाएगी, उसकी पूरी हिस्ट्री सब सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। दूसरी बात है, जैसे हमने पेशेंट से कंसेंट लिया या कोई रिपोर्ट हमने उसकी, जैसे एमआरआई की रिपोर्ट है या ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह है, कोई और चीजें हैं, तो वो आएंगी तो वो हमको कहाँ रखेंगे, तो वो भी उस शीट के साथ जो है वो अटैच हो जाएंगे। जब हम सर्जरी करेंगे तो देन हमें कंसेंट जो है वो जरूर साइन कराएंगे। तो बेसिकली वो कंसेंट शीट भी हमारी जो है वो उसी के अंदर लग जाएगी। ये फाइल वगैरह भी आप प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन ये एक कम से कम जरूरी चीज है, कम से कम मिनिमम जो है वो इतना होना चाहिए, मिनिमम एसओपी है। इतनी चीजें जो है वो आप कर लीजिए। इतनी चीजें करने के बाद में हमने इस वक्त तक 50% लीगल इम्प्लीकेशन यानी पछड़ों को सॉल्व आउट कर, कहीं भी कोई भी पेशेंट अगर हमसे या कोई भी लीगल प्रॉब्लम होती है तो हमारे पास सब कुछ चीजें हैं कि हमने ये किया, ऐसे किया, इसके पीछे वजह जो है वो ये। अब देन अगली जो है वो लीगल इम्प्लीकेशन जो आती है वो आती है सर्जरी के टाइम में, और खास तौर पर इसी चीजों को बचाने के लिए एक फॉर्म है जिसको फॉर्मेट इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट एक बड़ा टिपिकल सा जो है वो सब्जेक्ट है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी सर्जरी में कोई भी मिसहैपनिंग जो है वो कॉज हो सकती है, चाहे वो कितनी छोटी हो चाहे वो कितनी बड़ी। छोटी सी सर्जरी लीड कर सकती है गैंग्रीन को, नेक्रोसिस को या किसी और चीज को, लेकिन कोई गारंटी नहीं करेगी और कोई गारंटी नहीं करेगी जरूर, लेकिन सर्जरी भी करना जो है वो जरूरी होता है। तब ऐसी स्थिति में अगर पेशेंट को सब सारी चीजें हर बार जो है वो समझाई जाए तो ये भी जो है वो बड़ा टाइम टेकिंग सा प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो सर्जरी के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल हो सकते हैं। अगर मैं केवल हेमराइड की बात करूं तो शायद 30 से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है वो हो सकते हैं, छोटे बड़े सब जो है वो मिला करके, जिनमें बहुत सारे जो है वो कैजुअलिटी भी कॉज कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट की जो है वो सीवियर थ्रेटनिंग, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि कोई खास जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। तो यूजुअली जो जरूरी बताने की चीज, अगर किसी केस में आपको ये लग रहा है कि यहाँ पर ये पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसको आप पेशेंट को थोड़ा सा जरूर इन्फॉर्म जो है वो कीजिए ओरल, ठीक है। और कोई अगर बड़ी कॉम्प्लिकेशन आपको लग रही है पॉसिबल, वो बड़ा रिस्क आपको जो है वो लग रहा है, उस रिस्क को आप अपने केस शीट में पेपर में नोट जरूर कीजिए, ठीक है। और एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट का एक बना बनाया सा फॉर्मेट रहता है, जिसमें पेशेंट का नाम, एज, डिटेल वगैरह सब भरी जाती है, उसकी बीमारी का नाम जो आपने डायग्नोस किया, देन ट्रीटमेंट मोडालिटी का नाम, बेसिकली मतलब क्या ट्रीटमेंट मोडालिटी हम जो है यूज करना चाह रहे हैं। तो ज्यादातर शास्त्रोत्री जो है वो उसके अंदर जो है वो लिखा जाएगा। बाकी आप छेदन वेदन वगैरह जो भी कुछ और कर्म कर रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। तो उस कर्म से हम जो है वो चिकित्सा कराना चाहते हैं, जिसमें जो है वो चिकित्सक ने मेरे को इस रोग और इस चिकित्सा के समय में आ सकने वाले संबंधित उपद्रव, लाभ और संभावित जो है वो उपद्रव, आने वाले व्यय, इन सब चीजों के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया जो गया है।
और मैं यह समझ चुका हूँ कि यह चिकित्सा जो है वो चिकित्सक जो करेंगे, ये शल्य चिकित्सा मेरे रोगी के लिए जो है वो लाभदायक जो है वो सिद्ध होगी। और अन्य जो है वो फलाना ये क्लिनिक या ये डॉक्टर जो है वो भविष्य में किसी अन्य वाद विवाद के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। मैं पूर्ण सहमति जो है वो इसके लिए देता हूँ। पेशेंट खुद साइन करे, ज्यादा बेटर है कि उसका अटेंडेंट और पेशेंट दोनों साइन करें। नहीं तो पेशेंट अकेले भी आप जो है वो कंसेंट बिल्कुल ले सकते हैं। हाँ, इन केस ऑफ माइनर, अगर बच्चा है या फिर कोई जो है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर कोई पेशेंट ऐसा है कि वो बोलने की या कंसेंट लेने की स्थिति में स्टेटस में उस टाइम नहीं था, तो देन वो कंसेंट आप उस अटेंडेंट से जो पेशेंट को लेकर के आ रहा है उससे आप साइन जो है वो करा सकते हैं। तो बेसिकली आपको एक कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट जरूर साइन करानी है। नो मैटर कि आप उसमें आईएनडी कर रहे हैं, आप केवल फिशुला की प्रोबिंग जो है वो कर रहे हैं, आप केवल एक छोटी सी एनाल कपिला को जो है वो लाइगेट कर रहे हैं, जो है वो उसका जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसको, चाहे आप उसमें कुछ भी कर रहे हो, अगर कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर आप कर रहे हैं अष्टविध शस्त्र कर्म में से कुछ भी, तो ऐसी स्थिति में आपको उसकी इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का पार्ट है तो बिल्कुल जो है वो ध्यान रखें। अभी लीगल इम्प्लीकेशन यानी कि लीगल फसड़े कहाँ पर होते हैं वो मैं आपको बताऊं। ज्यादातर केवल 3 मामले केवल सामने आते हैं। फर्स्ट वन थिंग कि डॉक्टर ने अपनी कैपेसिटी और अपने एक्सपीरियंस के बियॉन्ड जाकर के केस पकड़ा। दूसरे नंबर पे गारंटी, 100% श्योरिटी और अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान करके जो है वो क्लेम किया, अरे नहीं बिल्कुल कुछ दूर दूर तक नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखें कि हम केवल हीलर्स हैं, हीलर्स और असल डॉक्टर जो है वो, ठीक है। और इसके अलावा जब हम जो है वो इस तरह की कोई भी चीजों को ट्रीट करते हैं तो हमारे पास हमेशा से लिमिटेशंस जो है वो निर्धारित होती हैं। हर एक व्यक्ति जानता है कि उसकी क्या लिमिटेशन है, उसको उन लिमिटेशन को मान करके चलना चाहिए। और ये लिमिटेशन भी कैसे बढ़ सकती है ये भी मैं आपको अभी इसी में जो है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। देन थर्ड नंबर पे जो पेशेंट के साथ झंझट होता है, तो थर्ड नंबर का झंझट होता है या तो हमने पेशेंट की काउंसलिंग प्रॉपर नहीं, या पेशेंट से पंगा होता है पेमेंट्स को। ज्यादातर इनमें ये 3-4 ही जो है वो केस होते हैं। तो जहां तक आपको जो है वो कोई भी रूट कॉज ऐसा लग रहा है कि इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल उसको एलिमिनेट करके चलिए। हालांकि लीगल इम्प्लीकेशन तब भी राइज नहीं हो, 100% गारंटी या श्योरिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हम उन सब चीजों से जो है वो जो इसके रिस्क है, रिस्क जो है परसेंटेज है, रिस्क परसेंटेज घट के 70 to 90% तक आ जाएगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया जो है वो पोजिशन है। इसके अलावा रिस्क कम करने के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल ऑडिट और सर्जिकल ऑडिट। व्हाट इज क्लिनिकल ऑडिट एंड सर्जिकल ऑडिट? हमने 100 मरीजों को ट्रीट किया, ट्रीट करने के बाद हमको 100 मरीजों को मालूम चल गया कि किस पेशेंट को कहाँ पर क्या दिक्कत आई थी, कहाँ पर हम फेल रहे, कहाँ पर हम बढ़िया रहे, कहाँ पर हमारी कमियां रही, क्या चीज नई जो है वो आई है, नई चीज हमको जो है वो इसमें अप्लाई करना चाहिए जिसकी वजह से हम और बेटरमेंट जो है वो पेशेंट को दे सकें। इस सब प्रोसेस को समझने के लिए अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स को, पुराने केसेस को रिव्यू करने का और उसमें से कमी निकालने का और कमियों को निकाल करके उसके पॉसिबल सॉल्यूशन लाने का और पॉसिबल सॉल्यूशन ला करके और पॉसिबल सॉल्यूशन को अप्लाई करने का, ये जो टोटल प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड क्लिनिकल ऑडिट। और जब ये क्लिनिकल ऑडिट सर्जिकल फील्ड में अप्लाई होता है, देन ये सर्जिकल ऑडिट जो है वो कहलाता है। सोशियोलॉजी जो है वो कहते हैं कि आपको अपना जो है वो समालोचक होना चाहिए, आपको हमेशा जो है वो अपनी चीजों को, नई नई चीजों को सीखना चाहिए। और नई चीजें कैसे सीखी जाती हैं, उसके लिए आपस में एक तो विद्वानों से संबंध, विद्वान कौन होते हैं, जिसके पास भी ज्ञान हो वही विद्वान है, मोटी मोटी सी परिभाषा। तो जब आप जो है वो चलते हैं तो बेसिकली तो ऐसी स्थिति में हम अपने सीनियर्स के साथ में, जो लोग पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके साथ में हम अपना एक जो है वो एक कोरम बना करके रखते हैं, उन लोगों से रेगुलर अपनी जो है वो थॉट प्रोसेस, जो भी चीज आपको लगता है वो उनसे शेयर करते रहे। तो यहाँ से आपकी रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ता चला जाता है। शुरुआत में हम केवल जो है वो पेशेंट को एग्जामिन करके दवा नहीं चल रहे थे, फिर उसके बाद में हमने छोटे मोटे केसेस करने शुरू किए, फिर उसके बाद बड़े। तो वो तभी जो है वो आपका संभव हो सकता है कि जब आप अपने से सीनियर लोगों के साथ में और साथ में अपने लेवल के लोगों के साथ में मिलकर के प्रॉपर हेल्दी डिस्कशन जो है वो बिल्कुल रखें। दूसरी एक और सबसे बड़ी खास बात क्या होती है कि सिंडिकेशन इज द मस्ट। कोई जरूरी नहीं है कि मैं एनोरेक्टल सर्जरीज करता हूं तो मैं हर चीज में जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हूं।
हो सकता है कि मैं फिशर मैनेज करना ना जानता हूँ, लेकिन मेरे को फिशला मैनेज करना बहुत अच्छा आता हो। मतलब कंपैरेटिवली मैं फिशर के मुकाबले फिशला ज्यादा अच्छा मैनेज कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं हिमरेट को ज्यादा बढ़िया मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं पाइलोनाइडल साइंस को ज्यादा बढ़िया मैनेज कर सकता हूँ। ऐसा हो सकता है कि मैं और लोग उसको 2 महीना में या 3 महीना में ट्रीट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं उसको 1 महीना में जो ट्रीट कर रहा हूँ। लेकिन हर एक सर्जन के पास में अपनी खास बात, अपनी यूएसपी होती है। ये यूएसपी दूसरे आदमी को ट्रांसफर नहीं करी जा सकती जब तक हम चीजें जो है वो समझ नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये कब संभव होगा? ये तब संभव होगा जब हम अपने दिमाग में ये लेकर के रखें कि सामने वाला है, ये जूनियर है कि सीनियर है, इससे मेरे को मतलब नहीं है। मेरे को इस बात से मतलब है कि जो भी मेरे को एक्सपीरियंस दे, जो भी मेरे साथ वर्किंग हैंड में जो है वो आ जाए, वो ही मेरे लिए जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तेरा पेशेंट मेरा पेशेंट, ये कंडीशन जब तक खत्म नहीं होगी तब तक सिंडिकेशन पॉसिबल नहीं है। मैं फिस्टुला भेजता हूँ, आप हिमोराइड भेजो। हालांकि दोनों तरफ से होता है, म्यूचुअल कंसेंट है, लेकिन जब तक आप शुरू नहीं करेंगे तब तक आप सामने वाले को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? इससे क्या बेनिफिट होता है कि कोई आदमी 10 साल के एक्सपीरियंस, वो आया आपको जो है वो बता गया। अब ऐसा तो नहीं है कि वो हाथ पकड़ के आपको सिखाने वाला है, ऐसा कोई नहीं, कोई नहीं सिखाता हाथ पकड़ के। लेकिन कम से कम आपको इतना मालूम चल जाएगा कि हाँ, ये चीज जो है वो ऐसे हुई थी, उन्होंने ऐसे की थी, इसका मतलब ये इसका एक रास्ता है करने का, हम इस हिसाब से इसको जो है वो लेकर के चलेंगे। तो आपके पास कम से कम एक नया तर्क, नया विज्ञान, नया रास्ता जो है वो आ गया। ऐसे कुछ नहीं है कि मेरे पास में 4 सूत्र की टेक्निक है, मैं किसी पेशेंट को जो है वो ट्रीट कर रहा हूँ, और वो पेशेंट यहाँ से, मैं अपने छोटे शहर में हूँ, गाजियाबाद चला जाएगा तो उसके बाद से वो पेशेंट मेरा छिन जाएगा ना। वो रहना सिस्टम में चाहिए पास। अगर हम किसी चीज को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी नहीं है, तो देन हमें उन सीनियर लोगों से, उन लोगों से जो है वो कॉन्टेक्ट करना चाहिए। और ऐसे सीनियर मैं नहीं समझता, शायद नॉर्थ इंडिया में तो मैं जरूर कहना चाहूंगा, शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा कि जिसमें कहीं ना कोई एक, कम से कम एक डॉक्टर जरूर ऐसा होगा जो एंडोडोन्टिक ना 4 सूत्र की प्रैक्टिस कर रहा हो, नो मैटर कि उसने अपनी लिमिटेशन कितनी माना। तो ये एक अलग बात है, लेकिन कर जरूर रहा है। तो आपको लोग भी जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप मेरठ सहारनपुर मंडल के हैं तो आपको हमने एक स्पेशलिस्ट की जो है वो लिस्ट बनाई हुई है, स्पेशलिटी वाइज 12 स्पेशलिटी डिवाइड करके, और हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आपको उनकी डिटेल चाहिए तो जो है वो बिल्कुल मिल जाएंगे। इसके अलावा और सबसे बड़ी बात इसमें जो है वो लीगल इम्प्लीकेशन जो है वो ये है कि जब हम किन्हीं चीजों को करने लगते हैं और हम डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं रखते हैं, मैंने पहले डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिकली आपको इसलिए बताया है कि यही डॉक्यूमेंटेशन कल को आपको पेशेंट को क्लेम करने के काम आएगी कि दैट वी कैन ट्रीट, वी कैन मैनेज एंड वी आर मैनेजिंग, कि हम ऐसे मैनेज करते हैं। कोई पूछता है कैसे मैनेज करते हो, तो वो वर्बली कहने के बजाय उठाया और वो पूरी, जैसे मेरे पास ये केस है, सपोर्ट सर्जरी वाली नहीं है, जैसे छुट्टी है मेरे हॉस्पिटल की, तो इसलिए आज नहीं है मेरे पास, मैं नहीं कर पाया। लेकिन जब मेरे पास ये है तो देखो सब भरा पूरा ऊपर से लेकर सब भरा पड़ा है, इसमें सब चीजें लिखी हैं, कहाँ कब कहाँ क्या किया, किससे काम क्या हुआ, उठा करके केवल दूसरे आदमी को फोटोकॉपी तो जाकर पढ़ लेता। तो उससे क्या है कि प्रॉब्लम्स जो है वो काफी सॉर्ट आउट जो है वो होने लगे। इसके अलावा हाँ, अब एक पंगा आता है हेल्थ इंश्योरेंस का। बहुत सारे हेल्थ पॉलिसीज आयुर्वेद को जो है वो कवर करती भी हैं और नहीं। ये कंडीशन ऐसी है, नाइदर एक्सेप्टिंग नॉर डिनाइंग। अब वो कहाँ जो है वो कवर करती हैं? अगर हम केवल आयुष टेक्निक के नाम से जो है वो बात करें तो वो केवल NABH जो सर्टिफाइड हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है वो वहाँ जो प्रोसीजर परफॉर्म होना वो देती है। अभी CGHS ने इम्पैनलमेंट की स्कीम निकाली है जिसमें डे केयर प्रोसीजर में पंचकर्म और छात्र दोनों को शामिल किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के काफी सारे जो है वो लोग हैं और जल्दी ही वो चीजें जो है वो आने वाली हैं। कुछ बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज ऐसे होती हैं जो नो मैटर कि वो कौन सी पैसे का ट्रीटमेंट करा के आया है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड होती है तब ऐसी स्थिति में वो अपने एम्प्लॉय को रिइंबर्समेंट जो है वो देते हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हर एक पैथी जो है वो देना चाहती है। इसके अलावा जो लोग दे रहे हैं उनको हमें डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन से इधर रहती है। और डॉक्यूमेंटेशन का उसका बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, उसमें आपको जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करते हैं जिस दिन का, उस दिन का आपको जो है वो बेसिकली डिटेल्स जो है वो देनी होती है। और मेरे हिसाब से चीजें अभी क्वेश्चन भी जो है वो बचा हुआ है। इसको मैं आज यही कंक्लूड करता हूँ। नेक्स्ट टाइम केवल और केवल डॉक्यूमेंटेशन पर ही हम इसको जो है वो रख लेते हैं, या निरोग स्टडी ऐप पे मैं केवल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड एक सीरीज
जो टेक्स्ट में होगी वो मैं अपनी तरफ से डाल देता हूँ, तो उसमें हम डिस्कशन भी कर सकते हैं, उसमें हम जो है वो चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ भी सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन कभी किसी के आज तक कंप्लीट नहीं, केवल हम कंप्लायंस को जो है वो पूरा कर सकते हैं। आप 100% कंप्लीट नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं कर सकता, क्योंकि रोज नई चीजें जो है वो आती हैं। तब ऐसी स्थिति में जहां तक भी पॉसिबल हो सके कंप्लायंस को जो है वो पूरा करना है। और 2-3 चीजें हैं दिमाग से अभी स्लिप हो गई, क्वेश्चन आपको चलेगा तो जाहिर सी बात है कि वो वहां से जानकारी जो है वो आगे को और बढ़ती जो है वो चली जाएगी। तो अभी तक जो मेरी चीजें हैं कि ये मैंने आपको जो है वो सब बताई हैं फिलहाल, तो टॉपिक तो मेरा यूजुअली क्लोज है वैसे तो, लेकिन मैं अभी जो है वो चलता हूँ। मनीष जी के काफी सवाल आ रहे हैं, चिंता मत करिए, भेज दीजिए, सब देख लूंगा, जैसे बनेगी बात मेरे से उल्टा सीधा सब चीजों को जो है वो बताने की कोशिश करूंगा। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन सेक्शन की तरफ जो है वो चलते हैं। मनीष जी पूछते हैं, कैन प्लेन बीएमएस इज लीगली एलिजिबल फॉर एनोरेक्टल सर्जरी और एमएस इन आयुर्वेदा इज देयर। बेसिकली क्या है, देखिए अगर हम बिल्कुल डिट्टो लीगल इश्यू की बात करें तो लीगलिटी तो स्पेसिफिक कह सकते हैं दैट बीएमएस कैन परफॉर्म लीगल, बीएमएस कैन परफॉर्म, ठीक है, लेकिन बिकॉज देयर इज एन स्पेशलिटी आल्सो पीजी डिप्लोमा 4 सूत्र और एमएस भी है उसमें, पीजी डिग्री भी है उसके अंदर, ठीक है ना, 4 कर्म में अनुशस्त्र कर्म इसमें, तो तब वो है, तो बेसिकली बेटर ज्यादा रहेगा कि वी शुड एंगेज एन एमएस जनरल सर्जन इन आयुर्वेदा और एमएस जो है वो पैरा सर्जिकल सर्जन इन आयुर्वेदा एज एन कंसल्टेंट, वो ज्यादा जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे क्या है कि लीगल इश्यूज जो है वो काफी कम रहते हैं। अभी बात है, मुझे अगला क्वेश्चन गिरीश का ये है, एनेस्थीसिया की हाउ टू मैनेज इट। देखिए एनेस्थीसिया चूंकि मॉडर्न साइड पर जो है वो चला जाता है, थोड़ा सा कुछ चीजों में जो है वो हाथ पैर दबे हुए रहते हैं, लेकिन जहां तक एनेस्थीसिया की बात है, मैं अगर यूपी की बात करूं और दिल्ली हरियाणा की बात करूं, तो वी कैन परफॉर्म लोकल एनेस्थीसिया ऑन आवर ओन, लोकल एनेस्थीसिया हम लोग जो है वो दे सकते हैं। और मेरी तो क्या सारी दुनिया की यही है कि एक एमबीबीएस एमएस भी जो है वो स्पाइनल एनेस्थीसिया जो है वो लीगली देने के लिए जो है वो मतलब वो लीगली मतलब वायबल नहीं है, तो उसको जो है वो एक एमडी एनेस्थेसिस्ट को जो है वो अपनी तरफ से जो है वो रख लेना ज्यादा बेहतर। वेयर टू लर्न एनोरेक्टल प्रैक्टिकली इन दिल्ली, इसको निरोग स्ट्रीट पर डाल दो, वो लोग जो है वो बता देंगे। दिल्ली में तो मैं नहीं हूँ, हापुड़ में हूँ, दिल्ली में काफी लोग हैं, आप किसी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, निरोग स्ट्रीट पर डाल दीजिए। जितेंद्र जी का है, वी नीड केस हिस्ट्री एंड अदर डॉक्यूमेंटेशन। हाँ, मोबाइल नंबर पे नहीं भेजूंगा, पर्सनल नहीं भेजूंगा, निरोग स्ट्रीट पे जो है वो शेयर करूंगा, ठीक है, वहां से आपको जो है वो मिल जाएगा। मनीष जी का सवाल ये, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पेशेंट कैन बी क्योर्ड, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पेशेंट कैन बी क्योर्ड। देखो मोटी मोटी की बात मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फिशर ज्यादातर केस दवा से मैनेज और क्योर दोनों हो जाते हैं, काफी केसेस में जरूरत पड़ती है, लेकिन हाँ 80% का रेशियो है। क्रॉनिक केस है, सेंटिनल पाइल बन गया है, तो ऐसी जो है वो चलता है। बेटर ये है कि आप इसके लिए अगली जो है वो सीरीज है उनमें समझते रहें, क्योंकि वो सर्जन आपको हर बार बताएंगे हर केस में कि कौन से फिशर ऐसे हैं कि जिसको हम केवल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ट्रीट कर सकते हैं, कितने परसेंट चांसेस। हेमराइड की जहां तक मैं बात करूं, मैं तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक जो है वो ड्रग से कंट्रोल कर लेता हूँ, लेकिन सर्जरी के एक्सीजन के अलावा, हेमराइडेक्टमी के अलावा, चाहे वो 4 सूत्र से करे चाहे किसी चीज से भी करे, उसका परमानेंट जो है वो सॉल्यूशन जो है वो और कुछ नहीं है। और एक बात जो है वो ये भी है कि मेडिकल सिटी का हेमराइड्स वाला सेक्शन रहेगा, डॉक्टर नवीन चौहान काफी एक्सपर्ट है, डॉक्टर अशोक कुमार जी जो है वो काफी एक्सपर्ट है। मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब वही दें, मैं ना दूं। फिस्टुला की सीधी सीधी सी बात यह है कि फिस्टुला दवाओं से ठीक जो है वो नहीं होता है, केवल चीजों को सिम्टम को सप्रेस करके रखा जा सकता है, इन्फ्लेमेशन को रोक करके रखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है सब में जो है वो रोके, लेकिन वहां सर्जरी करना जरूरी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करती है। बीना जी पूछती है, विच एंटीबायोटिक्स टू प्रिफर्ड और मैनेज द केस विद आयुर्वेदिक मेडिसिन टेल प्लीज। हाँ सवाल अच्छा है, हालांकि मेरा क्लिनिकल साइड नहीं है, लेकिन मैं आपको खास बात बता देता हूँ कि शायद ही मैंने ऑफ्लॉक्सासिन ऑर्निडाजोल, मैं नहीं जानता आयुर्वेद के एंटीबायोटिक्स के बारे में ज्यादा, जो कैसे वर्कआउट जो है वो करते हैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि
2-4-6 महीने में कभी कहीं लगता है तो मैं किसी पेशेंट को ऑफ्लॉक्सासिन डोज दे देता हूँ। वजह इसके पीछे ये है कि क्यों नहीं देता हूँ एलोपैथिक एंटीबायोटिक्स। फर्स्ट ऑफ थिंग कि जब क्षार सूत्रीजन आयुर्वेदिक प्रोसेस, तो जब हम अगर चीजों को सर्जरी में हमारे प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव और मेजर ऑपरेटिव जो है वो होते हैं, मेन ऑपरेटिव होते हैं, अगर हम चीजों को सही तरीके से करके रखें तो आजकल तो जनरल सर्जरी में एंटीबायोटिक्स की जो है वो नहीं है। स्पेसिफिकली डॉक्टर्स बोलते हैं लाइक दैट की रिस्क मिनिमाइज करने के लिए जो है वो देते हैं। जहां तक अब आयुर्वेद की बात है, देखिए जब हम हॉट बात का यूज करते हैं, पेशेंट का जो है वो डाइट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी की जो है वो है एंटिटी है वो ऑटोमेटिकली अपर साइड में चली जाती है। वैसे अगर मैं एंटीबायोटिक्स की बात करूं तो मैं लक्ष्मी विलास रस साधारण, ठीक है, और इसके अलावा प्रताप लंकेश्वर रस एक साथ यूज नहीं करता हूँ। ये जहां बात कवच प्रकृति के अनुसार, दोष के अनुसार मेरे को सही लगता है वहां मैं उस कैलकुलेशन से इस्तेमाल करता हूँ। बाकी मेरे ड्रग ऑफ चॉइस है अमृता, ये फ्यूचर एंटीबायोटिक होने वाला। मैं इसको बहुत सारे केसेस में जो है वो पेरिरेक्टल एब्सेस वगैरह में, सब चीजों में जहां पर सेप्सिस कंडीशन भी बन गई, फॉरनियर्स गैंग्रीन में मैंने इसको जो है वो काफी यूज किया, बहुत अच्छे रिस्पॉन्स है अमृता गुरुकुल के, लक्ष्मी विलास रस के, प्रताप लंकेश्वर रस के, और इसके अलावा आप ग्लू कंटेनिंग कोई भी ड्रग अगर देते हैं तो बढ़िया वर्कआउट करती है। सबसे बड़ी बात क्या है, एसेप्टिक प्रोसीजर आप जितने बढ़िया इस्तेमाल करेंगे, और इसके अलावा जब आप पेशेंट को पर्सनल हाइजीन के बारे में प्रॉपर तरीके से समझा कर के ऑटोमेटिकली काम जो है निकल कर आपका बात बनती चली जाएगी। मनीष जी, एनी जनरल बुक ऑफ एनोरेक्टल डिजीज बहुत सारी हैं, चौकंबा से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इज देयर एनी डिप्लोमा इन क्षारसूत्र? ये है शाह आलम। शाह आलम जी, हाँ, पीजी डिप्लोमा कोर्स है, क्षारसूत्र में होता है, बहुत सारे कॉलेजेस कराते हैं। आप सीसीएम की वेबसाइट पे, आयुष की वेबसाइट पे इसको सर्च कर सकते हैं, यहाँ आपको पीजी डिप्लोमा कोर्सेज मिल सकते हैं। काफी लोग पीजी डिप्लोमा अपने सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चलाते हैं, दे आर फॉर एन रेडी रेफरेंस ओनली। एज पर तो उनकी कोई ऐसी कोई खास वैल्यू तो मैं लीगल पे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये भी नहीं कह सकता हूँ कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप केवल एक ऑथेंटिक डिप्लोमा की बात पूछ रहे हो तो बहुत सारे लोग वो क्षारसूत्र पे डिप्लोमा चलाते हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भी एक जो है वो 1 वर्षीय कार्यक्रम गुरु शिष्य परंपरा के तहत चलाती है, जो क्षारसूत्र के तहत राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ आरएवी दिल्ली के नाम से आप सर्च करेंगे। मनीष जी पूछते हैं सिड्स बाथ एंड लोकल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट अलॉन्ग विद मेडिसिन हाउ मच इफेक्टिव? बहुत शानदार इफेक्टिव है, मैं 50% काम ही हमारी यही कर देती है। अब ये हमको देखना पड़ता है कि लोकल एप्लीकेशन हम यूज कैसे करा रहे हैं। स्टेरिलाइजेशन इन शॉर्ट फिर से बता दीजिए अनुराग जी। हाँ बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। एसेप्टिक प्रोसीजर में स्टेरिलाइजेशन का जो इंस्ट्रूमेंट हम स्टेरिलाइज करते हैं उसका एक सीधा सीधा सा प्रोसेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोप वाटर से या नॉर्मल रनिंग वाटर से थॉरो क्लिनजिंग जो है वो उसकी रिंजिंग होगी, बढ़िया तरीके से रगड़ के साफ करा जाएगा। और बेटर रहता है कि जो टूथ ब्रश है उससे कोई बड़ा ब्रश रहता है तो आप उसके लिए बिल्कुल एकदम जो है वो उसी के लिए डिफ्यूज कर दीजिए, और सोप जो है वो उससे प्रॉपर रगड़ करके साफ कर सकते हैं आप उसको। देन उसके बाद आप उसको किसी भी एंटीसेप्टिक या किसी भी जो है वो सोल्यूशन में डाल करके, स्पिरिट में भी डाल करके रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए, 10 to 12 मिनट्स के लिए रख सकते हैं। देन या फिर आप डायरेक्टली उसको जो है वो ऑटोक्लेव कर सकते हैं। इट्स बेटर टू गो, सर्जरी की बहुत सारी जो है वो बुक्स हैं जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन इन शॉर्ट में नहीं, आपको फुल डिटेल में मिल जाएगा। स्टेरिलाइजेशन के कई प्रोसेसेस जो है वो होते हैं, ठीक है। और रोशन अली, प्लीज टेल मी फ्यूमिगेशन हाउ मेनी टाइम्स इन ए वीक? मेरे हिसाब से 10 दिन में, हफ्ते 10 दिन में एक बार फ्यूमिगेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में जो है वो कोई ऐसे क्रिटिकल केसेस तो रहते नहीं है कि जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है रिस्क की चांसेस जो है वो रहते हो। लेकिन हफ्ते में एक बार, जिस दिन आपका क्लिनिक ऑफ रहने का रहता है ना, जैसे सपोज मेरा ट्यूसडे ऑफ रहता है, तो मेरा फ्यूमिगेशन जो है वो मंडे जो है वो शाम को, रात को 8 बजे के बाद में जो है वो परफॉर्म हो जाता है। तो अगले दिन सुबह वो पूरा बंद रहता है, मंगलवार को पूरा दिन और पूरी रात में बंद रहता है, बुधवार की सुबह उसकी जो है थॉरो क्लीनिंग, फ्लोर वगैरह सब सारी चीजें बिल्कुल एकदम प्रॉपर क्लीन हो जाती है। तो फ्यूमिगेशन के लिए तो ये रहा, और किसी के सवाल है तो पूछ लीजिए। इधर उधर भी कुछ लोगों के सवाल है, भी देख लेता हूँ। मनस्वी जी पूछ रहे हैं सर डू यू कंडक्ट हैंड्स ऑन वर्कशॉप? मैं वर्कशॉप तो नहीं करता हूँ, लेकिन आपको सीखना है तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वर्कशॉप में थोड़ा बंधना पड़ता है, मैं थोड़ा सा मनमानी किस्म का आदमी हूँ। और दूसरी बात क्या है कि इसमें परेशानी सबसे बड़ी जो है वो ये रहती है कि जब हम वर्कशॉप करते हैं तो कई सारे डॉक्टर्स जब एक साथ रहते हैं, तो ये मेरी एक assumption है
तो पेशेंट थोड़ा घबरा जाता है। तो इससे बेटर यही है कि सिंगल शॉट कोई भी आदमी आ जाए, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रियंका जी पूछती हैं, रिस्पेक्टेड सर, वांट टू आस्क हाउ वी कैन एग्जामिन और आइडेंटिफाई द पेशेंट इज गोइंग इन कॉम्प्लिकेटेड स्टेज। ये प्रियंका जी आपका सवाल थोड़ा क्लियर नहीं है कि कॉम्प्लिकेटेड स्टेज आप हेमराइड की पूछ रही हैं, किस चीज की पूछ रही हैं, मैं इसका जो है वो समझ नहीं पाया हूँ। तो बेटर ये है कि आप इस क्वेश्चन को तीनों सेशन में उठाएंगे, हेमराइड वाले सेशन में भी उठाएंगे और फिशर वाले सेशन में भी उठाएंगे और फिशुला वाले सेशन में भी उठाएंगे। आई थिंक तब ज्यादा आपको, आप मतलब मैं अभी दे सकता हूँ जवाब, लेकिन तब आपको जवाब ज्यादा क्लियर होगा कि उस टाइम हम चीजों को समझ रहे और समझा रहे होते हैं। विच इंस्टीट्यूट ऑफर पीजी डिप्लोमा, सीसीआईएम की वेबसाइट पे आपको, मिनिस्टर ऑफ आयुष की वेबसाइट पे आपको जो है वो मिल जाएगा, यहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। मनस्वी जी का सवाल थे। अरविंद जी प्लीज शेयर योर डॉक्यूमेंट लाइक हिस्ट्री शीट, इन्फॉर्म कंसर्ट और अरविंद तिवारी, हाँ तिवारी जी बिल्कुल भेज दूंगा, चिंता मत करिए, बिल्कुल भेजूंगा। भाग्येश, I want to ask question, can GP वैद्य can do this operation? ये GP वैद्य से मैं नहीं समझता हूँ, GP क्या होता है मैं नहीं जानता हूँ। GP तो कुछ होती नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं भी एसिडिटी के पेशेंट देख लेता हूँ, कोई आता है तो बेचारा आपको ये थोड़ी है उसको धक्का देके बाहर भगा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को आप GP बोल सकते हो, और मैं नहीं समझता कि एनोरेक्टल प्रैक्टिस करने वाला कोई भी आदमी जो है वो दूसरी किसी पेशेंट को कोई है तो कभी ना कभी दवा जरूर जो है वो लिखता हो। जी की वजह से मैं आपकी बात समझ में नहीं आया। A50 करके कोई यूजर है, ये पूछते हैं सर ब्लीडिंग पाइल्स में कौन सी बेस्ट मेडिसिन रहेगी? सर देयर इज नो बेस्ट मेडिसिन, नो नॉट अ सिंगल ड्रग इन एनी थेरेपी, कभी सिंगल ड्रग नहीं है, कंडीशन टू कंडीशन डिफरेंस करता है। ब्लीडिंग पाइल्स में अभी क्या है, ब्लीडिंग पाइल की एक सबसे बड़ी समस्या होती है, जब पाइल एग्जिस्ट करता है और उसके बाद उसमें ब्लीडिंग होती है, पहली बार जब कभी ब्लीडिंग होती है तो वो बहुत जल्दी सबसाइड होता है और पेन भी बहुत जल्दी सबसाइड हो जाता है, हो सकता है पेन ना भी हो क्योंकि ज्यादातर हेमराइड में पेनलेस ब्लीडिंग होती है। इसके बाद जब वो फिर से वापस रिलैप्स होकर के आती है, एक दिन बाद, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो पहले से ठीक होने में ज्यादा समय लेती है और ज्यादा परेशानियों के साथ आती है। फिर जब वो बार बार रिलैप्स होकर के आती है तो जितनी बार वो वापस लौट के आएगी पहले से 2 गुना परेशानियों के साथ आएगी और पहले से 2 गुना ज्यादा टाइम लेगी। अब ये मैं आपको कैसे बताऊं कि ब्लीडिंग पाइल्स कितनी बार की उसकी रिकरेंस है, 7 साल से है, 5 साल से है, 3 साल से है, तो बेसिकली ऐसी कोई बेस्ट मेडिसिन कहीं नहीं है। बाकी देने को तो बहुत सारी दवाइयां बिल्कुल जो है वो दे सकते हैं, रक्त स्तंभक कोई भी द्रव आप जो है वो रोगी के ऊपर उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितनी भी जो है वो गुदा रोग होते हैं, यहाँ कहीं कोई सिंगल ड्रग कभी ना कामयाब थी, ना है, ना होगी। सिंगल ड्रग आप केवल और केवल मेंटेनेंस ऑफ जो है वो थेरेपी के लिए दे सकते हैं कि सपोज हमने किसी पेशेंट को एक जो है वो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट बना करके दे दिया कि ना आपका पाइल जो है वो सिकुड़ चुका है और उसके बाद में अब आप ये गोली खाते रहिए तो मैनेज रहेगा थोड़ा सा, इतना तो हम जो है वो कर सकते हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक मेडिसिन बताना बेसिकली पैथी के साथ अन्याय होगा और दूसरी दवाओं के साथ भी अन्याय। और भी कुछ क्वेश्चन है, चैट में जाना पड़ेगा। कैन वी लर्न एनोरेक्टल अलोंग विद द जॉब दैट इज इन द इवनिंग? वो आपकी मर्जी है, आपकी कैपेसिटी है। लोग तो एक बार में एमए कर लेते हैं, पता है कैसे करते हैं? पहले साल एमए भरा इंग्लिश से, दूसरे साल एमए साथ में जो है वो भर दिया संस्कृत से, तीसरे साल जो है वो भर दिया एमए आपने किसी और चीज से। तो आपकी कैपेसिटी, आप कितना सीखना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सीख सकते हैं, मेरी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक कोर्स इन 4 सूत्र थेरेपी बीएचयू फॉर 15 डेज, रोशन अली जी ने जानकारी दी है, बेसिक कोर्स है बीएचयू में 15 डेज का 4 सूत्र थेरेपी में, तो लोग रोशन अली जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर की लिस्ट भी भेज देना प्लीज, रूपक जी। रूपक जी चलिए ठीक है, बिल्कुल भेज दूंगा। रासना along with शिग्रू can be used in एनोरेक्टल ट्रीटमेंट? अब वापस से मनीष जी सवाल यही है कि कौन सी बीमारी के बारे में आप पूछ रहे हो। हालांकि रासना और शिग्रू दोनों के रोल काफी अच्छे हो सकते हैं, फिशर में भी, हेमराइड में भी, लेकिन बेसिकली जहां तक मेरी समझ कहती है, जितनी चीजें मेरे को गुरुओं ने बताई हैं, चाहे वो एनोरेक्टल डिसऑर्डर हो चाहे कुछ भी हो, डायग्नोज बनाना बहुत जरूरी चीज है और डायग्नोज सिम्टम पे नहीं होता। ध्यान रखिए क्रॉनिक डिसऑर्डर है और इसमें से 2 व्याधि तो महागद है, पहली व्याधि अर्श और दूसरी जो है वो बखंदर, दोनों व्याधियां महागद हैं।
तो किसी भी महागत को छोटे मोटे इलाज से ट्रीट नहीं किया जा सकता। अगर ट्रीट किया जा सकता तो वो महागत नहीं होते, और अगर जो वो ट्रीट कर सकते हैं तो हम लोग भी जो है वैसे ही ट्रीट करते। तो बेसिकली डायग्नोस जो है वो बनाना बहुत जरूरी चीज है। जब हम किसी चीज को प्रॉपरली सीखते हैं तो देन वहाँ डायग्नोस बनाने से ट्रीटमेंट जो है वो प्रॉपर मैनेज हो जाता है। मैं तो केवल जो है वो इस मामले में इतना ही कहना चाहूंगा, और सवाल भी देख लेता हूँ, कुछ कोशिश करता हूँ। किधर गया मनस्वी जी? अफजल हो गए थे, ये क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल जो है वो मोस्ट वेलकम है, पूछ सकते हैं। हाँ मनीष जी, बिल्कुल प्रोक्टोस्कोपी क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? प्रोक्टोस्कोपी में क्या परेशानी? आप प्रोक्टोस्कोपी यूज करो। लोगों ने तो डिजिटल प्रोक्टोस्कोप बना लिए, हमारे अपने लोगों ने तो, बहुत सारे लोगों ने बनाए। आपके हेमराइड के वाले एक्सपर्ट पैनल में नवीन चौहान जी आपके सामने आने वाले हैं। डॉक्टर नवीन चौहान जी से आप अपना डिजिटल प्रोक्टोस्कोपी पूरे तरीके से जो है वो उनसे कीजिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से अगर कोई आदमी यहाँ सबसे पहले था तो वो डिजिटल प्रोक्टोस्कोपी यूज करने वाले वही लोग थे। उन्होंने जो है वो चीजें जो है वो समझाई। तो प्रोक्टोस्कोपी आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे नहीं है, हर एक चीज के लिए तो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। वैसे तो शहर में कहने लगे कि साहब को जुकाम हो रही है, तो जुकाम तो कोविड में भी हो रही है, उनके साथ कोविड कैसे जो जुकाम का ट्रीटमेंट करें? दैट इज अनदर पॉइंट। बिल्कुल हिम्मत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड तो रेस किया है, सवाल आया नहीं है। हिम्मत जी कुछ कहना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जो है वो कीजिए, हैंड रेज हो गया है लेकिन अभी तक जवाब नहीं आया है। जब डॉक्टर लेडी हो और मेल पेशेंट हो तो वह एग्जामिनेशन करवाने में हिचकिचाते हैं, तब क्या करना चाहिए? अब देखो ये तो ये ऐसी पंगा है, इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है, शायद किसी डॉक्टर के पास नहीं है। बेसिकली मतलब ये एक बायस्ड कंडीशन है पेशेंट्स के बीच में, कि मतलब एक फीमेल ये समझ सकती है कि ये एग्जामिनेशन तुम्हारे लिए जरूरी है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आया कि अगर लेडी डॉक्टर है तब ऐसी स्थिति में मतलब वो मेल पेशेंट मतलब आखिरकार मतलब इतनी खोपड़ी का दिमाग में लॉजिक लगाता क्यों है? एनालिटिकल सेटअप के लिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है क्या? हाँ, ऐसे जैसे और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट है वैसे ही आप उसमें करो, कोई अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। इट्स एन एनालिटिकल क्लिनिक, इट्स एन क्लिनिक, बस बात खत्म। आप सर्जिकल पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स में आता है वैसे चार सूत्र वगैरह, आप उसमें उसको जो है वो डाल सकते हो। तो वापस मैं वो लेडी डॉक्टर और मेल पेशेंट के बीच में वो आता हूँ। देखो उसमें तो मेरे पास तो देखो इसका कोई जवाब है नहीं। सही बात यह है, बस मैं इतना जो है वो कह सकता हूँ। अच्छा ये भी मैंने एक चीज बात बोली है कि बहुत सारे मतलब मेल डॉक्टर बहुत हैं, फीमेल पेशेंट्स की एग्जामिन करते हैं, लेकिन फीमेल डॉक्टर्स चार सूत्र में स्टैंड अलोन प्रैक्टिस करने वाली शायद कोई बहुत ही ना के बराबर है, बहुत थोड़ी सी। अच्छा, और हाँ बहुत थोड़ी सी साउथ में है, लेकिन साउथ में है और वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये तो है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन फ्रॉम द साइड टू इग्नोरेंस इन डॉक्टर रिएक्शन। मनीष जी कुछ पूछ रहे हैं? सही, एक बात मैं आपको बताता हूँ मनीष जी, देखिए long term sitting is not a standalone cause or the most prominent cause for hemorrhage। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका काम खेत में फावड़ा बजाना है और उनका कोई बैठने का काम खास नहीं है, उनको हिमराइड है। द बेसिक थिंग, हिमराइड का चैप्टर हालांकि मेरा नहीं है, डॉक्टर चौहान साहब डॉक्टर दोनों साहब जो है वो परसों आपके साथ में आने वाले हैं। तो हिमराइड का जो मेन थिंग है बेसिकली ये आपका यकृत से स्टार्ट होता है। जब यकृत से स्टार्ट होता है तो फिर बिल्कुल उस हिसाब से जो है वो चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लिवर का ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्वेश्चन और विश्वास, कैन वी ओपन प्रॉपर ओटी सेटअप ऑन बीएमएस डिग्री? आप प्रॉपर ओटी सेटअप से अगर आप बात करना चाह रहे हैं पैरा सर्जिकल प्रोसीजर्स की, तो बिल्कुल जो है वो कर सकते हैं। ओटी सेटअप करने की बात है तो लीगली बिल्कुल ओटी आप जो है वो सेटअप कर सकते हैं, लेकिन रन करने के लिए आपको बिल्कुल, अगर आप आयुर्वेदिक सर्जरीज परफॉर्म कर रहे हैं जलोका है, छार सूत्र छार में, तो देन वहां आपको एमएस आयुर्वेदा और
एमएस जनरल सर्जन शल्य सामान्य, या फिर एमएस जो है वो आपको उनको इन्वॉल्व करना ज्यादा जो है वो अच्छा रहता है, जो पैरासर्जिकल प्रोसीजर में, छाल कर्म, शस्त्र कर्म में। और अगर आपको स्पाइनल एनेस्थीसिया की जरूरत है तो इनके साथ में एनेस्थेसिस्ट को आप मतलब यूज कर लेने को बुराई नहीं है, थोड़ा सा एक सेफ्टी साइड पे जो है रह जाता है और अच्छा भी है, कोई आपत्ति नहीं है। और जहां तक बात है कि अगर आप मॉडर्न साइड की सर्जरीज एज ए बीएमएस के लिए आप मॉडर्न साइड की सर्जरीज करने के लिए प्रॉपर ओटी मैनेज करना चाहते हैं, तो देन वो ओटी आपके नाम पे रजिस्टर्ड तो हो जाएगी, लेकिन आपको एक एमएस जो है वो उसमें जरूर जो है वो चाहिएगा लीगली, और एक एनेस्थेसिस्ट आपको चाहिएगा लीगली बिल्कुल एकदम करने के लिए। तो दैट डिपेंड्स। आपके सवाल का जवाब मैंने दोनों, आई होप कि मैंने दोनों साइड से जो है वो दिया है, कोशिश की है। और अगला कोई सवाल जो है वो फिस्टुला को विदाउट सर्जरी से ट्रीट हो सकता है क्या? मैंने ओनली मेडिसिन से, बिकॉज बहुत से वैद्य क्लेम करते हैं कि फिस्टुला को मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि जब तक किसी डॉक्टर ने प्रॉपर केस को एग्जामिन ही नहीं किया हो कि वो फिस्टुला था कि वो केवल साइनस था। कोई जरूरी नहीं है, साइनस का मतलब ये होता है कि जिसकी ओपनिंग एक साइड हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीज जो पेरिरेक्टल एब्सेस टाइप जो है वो हो रही है तो बिल्कुल एकदम जो है वो साइनस ही निकले, सॉरी फिस्टुला ही बने। हालांकि अधिकतर केसेस में वो ऐसा बनता है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखने को आया है कि बहुत सारे केसेस मेडिसिन से हील हो जाते हैं। हम लोग भी करते हैं, इसको बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली वो फिस्टुला थे ही नहीं। अभी ये कौन कंफर्म करेगा कि वो फिस्टुला था? आप खुद बताओ। अभी जब आप बुखार की दवा किसी पेशेंट को दे रहे होते हैं, मेडिकल स्टोर वाला भी दे रहा होता है, तो उसको देनी पैरासिटामोल ही है, लेकिन फिर भी क्या पूछता है? बुखार कितना था? अभी पेशेंट सामने तो बुखार नाप लो, तो बुखार नाप करके देना पैरासिटामोल ही, लेकिन देगा फिर बुखार नाप करके। तो जिस डॉक्टर ने उसको केस को एग्जामिन ही नहीं किया है कि वो बेसिकली फिस्टुला था कि नहीं, मैं अब पस की या पेन की, डिस्चार्ज की, स्वेलिंग की, इंड्यूरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अब बात कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली दैट वाज फिस्टुला और नॉट। अगर वो साइनस था तो उसमें कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर वो ड्रेन हो गया है और ड्रग थेरेपी हमने उसके अंदर चला दी है, या बिना ड्रग थेरेपी भी, अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट नहीं है, डायबिटिक पेशेंट नहीं है, तो बिना दवा के भी जो है वो ट्रीट हो सकता है। तो बेसिकली ट्रीट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिस्टुला कभी ट्रीट नहीं होते, ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लेमिंग दैट इज अनदर पॉइंट, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को तो नहीं लगता है कि कोई वैद्य ऐसा क्लेम करते होंगे कि फिस्टुला जो है वो दवाओं से जो है वो ट्रीट हो जाता है। बाकी करते हैं तो मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सर्जरी जो है वो साइड का हूँ। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं 5-5 साल 7-7 साल दवा खाते हुए हो गए और वो ट्रीट नहीं हुए। जब वो 1 क्विंटल एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो सकते, अपनी सारी एंटीबायोटिक खाते हैं वो, तो फिर बेसिकली किसी और दवा से तो बिल्कुल ट्रीट नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक एंट्री जो है वो स्टूल की एंट्री जब तक उसमें बंद नहीं होगी, तब तक उसमें जो है वो रेगुलर सेपरेशन बंद नहीं होगी। रेगुलर सेपरेशन बंद नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में वहाँ ट्रैक जो है वो सूख कैसे सकता है? ऐसे तो अगर ऐसा कुछ होता तो इतनी, मेरे हिसाब से शायद 23 से ज्यादा सर्जिकल टेक्निक्स फिस्टुला के लिए मॉडर्न साइंस ने पिछले 30 सालों में इन्वेंट की है, लेकिन फिर भी फेलियर है, फिर भी फेलियर है। तो वो किस लिए फेलियर है? वो बेसिकली बेसिक ये है कि अगर ट्रैक पूरा कंप्लीटली जो है वो कट आउट होकर के बाहर आकर के डिसॉल्व नहीं होगा, तब तक बात बनेगी। और वो कट आउट थ्रेड से ही हो ऐसा कुछ नहीं है, वो ड्रग से ही कट होना चाहिए। थ्रेड तो केवल उसको मैकेनिकल सपोर्ट देता है, और वो उसको जो है वो एक रूट बना करके देता है कि तुमको इधर की साइड जो है वो चलना है। बाकी असल काम तो जो है वो दवाओं का रहता है। तो क्लेम की जहां तक बात है, फिस्टुला केवल इंड्यूरेशन मैनेज करी जा सकती है थोड़े टाइम के लिए। साफ सुथरा एप्लीकेशन करते समय अगर फिस्टुला है एडमिट, व्हाट काइंड ऑफ आयुर्वेदिक एनेस्थीसिया वी कैन यूज इट। राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन इट। आई डोंट थिंक कि कोई आयुर्वेदिक एनेस्थीसिया ड्रग का नाम मैं आपको बता पाऊंगा, और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं आपको खास बात बता देता हूँ, फिस्टुला में कई साल हो गए हैं, हाइनाल फिस्टुला में यूज करने की जरूरत होती है। लो एनाल फिस्टुला हो, सबक्यूटेनियस हो या कुछ भी हो, सर्जन का स्विफ्ट एक्शन एंड फ्यू सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स, ये हमारे गुरुजी का कहना है, डॉक्टर प्रवीण चौधरी जी का, कि इससे बढ़िया एनेस्थीसिया इस धरती पे नहीं है। स्विफ्ट एक्शन बस हो गया, जब, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वो हो जाना चाहिए, बस इधर कहा बस हो गया तो हो गया। फ्यू सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स, ऐसी स्थिति में, ये मैं फिस्टुला की बात कर रहा हूँ, ये हेमराइड की बात नहीं कर रहा। तब ऐसी स्थिति में आपको हो सकता है कि वह
उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है, मेरे को कम जरूरत पड़ती है। हालांकि ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं एनेस्थीसिया के बिना काम नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कम जरूरत पड़ती है। हाँ, हीमोरेट्स की जरूरत पड़ती है, बाकी वी आर वर्किंग ऑन इट। बहुत सारे लोग जो है वो लगे हुए हैं, कुछ एक टेक्निकल हर्डल्स भी हैं, कुछ एक लीगल इश्यूज भी हैं, तो देखते हैं कब जो है वो कितना कहाँ आ जाता है। डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज कोई पेशेंट आया के साथ सीवियर ब्लीड कर रहा है, कहीं लाइगेट कराया और वो लाइगेशन से जो है वो फिलियर हो गई और वहां से सीवियर ब्लीडिंग जो है वो हो रही है। इतना टाइम कहाँ होता है कि हम उसको जो है वो फाइल लोड करें और उसको लगाएं, फिर सब चीजें करें। इतनी देर में तो वो एक लाइगेशन लग जाता है, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है काम, तो बाद में जो है वो एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो आयुर्वेदिक एनेस्थीसिया एज सच अभी फिलहाल नहीं है आप लोगों को बताने के लिए, पाइपलाइन में चल रहा है। विदाउट एमएस डिग्री चार्जूत्र सर्जन लिख सकते हैं क्या प्रेस्क्रिप्शन में? अब देखो, लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिकली चार सूत्र सर्जन, तो बेसिकली आप सर्जरी पार्ट जो है वो यूज कर रहे हो, मे बी पॉसिबल कोई आदमी आपको जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो क्लेम कर सकता है, बट यू में से कि आप जो है वो चार सूत्र एक्सपर्ट, आप अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा होगा तो कर सकता है। फिर डॉक्टर सीजीएचएस यूज कर सकते हैं, समथिंग कोई सीजीएचएस के डॉक्टर के संबंधित पूछता। ये बीना जी पूछती हैं, वी डॉक्टर्स इन सीजीएचएस यूज्ड काशी सादी तेल एंड प्रभाकर तेल टू ट्रीट इन्फेक्शन थ्रू फाइबल सिरिंज। हाँ, बहुत बढ़िया काम है, प्रभाकर तेल काशी सादी तेल दोनों बहुत अच्छा जो है वो काम करते हैं। लेकिन अगर आप इसको फिशर और हीमोरेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर किसी तरीके से उसके अंदर इन्फेक्शन सीवियर हो गया फिशर के केस में, तब ऐसी स्थिति में वो उसको समहाउ पेन और बर्निंग को मैनेज तो बिल्कुल करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो उसे जो है वो इन्फेक्शन को मैनेज कंट्रोल जो है वो नहीं करेगा। और बेसिकली यहाँ लिम्फ नोड्स बहुत सारी होती हैं, सेबेसियस ग्लैंड्स बहुत सारी होती हैं, ग्लैंड्यूलर एरिया होता है पूरा का पूरा। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो पैथोलॉजी आज स्टार्ट हो रही है तो वो आज ही पेन सेपरेशन जो है वो कॉज करे। पहले नाल एब्सेस हुआ किसी पेशेंट को, एक्सटर्नल ओपनिंग बन गई, बर्स्ट हो गया, बर्स्ट होने के बाद में पस निकल गया, पेशेंट का पेन, स्वेलिंग, इंटीग्रेशन, सिटिंग डिफिकल्टी इन सिटिंग सब जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। उसके बाद में उसमें फिर से वही प्रोसेस जो है वो होना स्टार्ट हुआ, और दोबारा से फिर से वो एब्सेस जो है वो बनता है अगर उसकी ट्रीटमेंट नहीं कराई गई। तो वो जो दो एब्सेस बनने के बीच का जो गैप है, टाइम ड्यूरेशन है, वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, 2 दिन भी हो सकते हैं, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, 20-20 साल में भी जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली अगर हम पिछला के केस में अगर इसकी बात कर रहे हैं, तो वो समाज उसको मैनेज करेगा, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत कर सकता है। बगंदर छिद्र व्याधि है सामान्य तौर पर, चूंकि रोगी जीर्ण, जीर्ण रोगी में भगंदर छिद्र व्याधि है, उसका छेदन तो देखिए आपको, छेदन वेदन तो आपको उसका जो है करना ही पड़ेगा, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करते हैं तो उससे जो है वो उसमें फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हमें हर चीज के लिए कोई दवा, कोई नुस्खा फार्मूला नहीं ढूंढना चाहिए कि हम केवल हर चीज को दवा से जो है ट्रीट करें। जहां सर्जरी होनी है वहां होनी चाहिए, जहां सर्जरी नहीं होनी है वहां कोई जरूरत नहीं, वी कैन अवॉइड इट, सो देन वी कैन अवॉइड इट। प्लीज गाइड अबाउट प्राइसिंग ऑफ चार सूत्र प्रोसीजर्स। अब आप सब लोगों से पूछ लीजिएगा, देखो ये तो सबका अलग अलग, ये ऑनलाइन जवाब देने लायक मसला नहीं है, ये इसको ऐप पे जो है वो जवाब दे देंगे। बेसिकली सब लोगों का अलग अलग रहता है, केसेस का अलग रहता है। लोग 10,000 से लेकर के और 60,000, 80,000, 1 लाख तक जो है वो चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सीवियरिटी ऑफ केस, डिपेंडिंग अपॉन ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कितने चीजें करती हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सिटीज का बड़ा फर्क पड़ता है, छोटी सिटीज के रेट्स जो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, चार्जेस बड़े मेट्रो सिटीज के ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेंसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं। आप कितनी फैसिलिटी चाह रहे हैं इसके ऊपर एक वीडियो रहता है। एयर कंडीशन रूम चाहिए आपको स्टे करने के लिए, हॉस्पिटल में बढ़िया 5 स्टार सुविधा चाहिए, ऐसे बात ज्यादा पैसे आपको खर्च करने ही पड़ेंगे, ज्यादा पैसे आपको पेशेंट से लेने पड़ेंगे। ये अरविंद जी है, इन कोविड सिनेरियो कैन बी परफॉर्म मेडिकल प्रोसीजर और नॉट, एज इट आल्सो गेट्स सीक्रेटेड थ्रू स्टूल और एज सम स्टडीज क्लेम। देखिए बात क्या है कि आप प्रोसीजर कर सकते हैं, लेकिन आरटीपीसीआर करा करके, जो भी गाइडलाइन है वो बता दे रहा हूँ, आरटीपीसीआर करा करके आप अपना सेफ्टी साइड जो है वो उधर रख सकते हैं। दूसरी बात ये है कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी, 3 तरह के केस भी हमको जो है वो कई बार ओटी में जो है वो मैनेज करने पड़ जाते हैं। पेशेंट विद हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और एचआईवी इंफेक्शन, लेकिन हमको उसको आईएनडी करना है या हेमरेटलाइजेशन जो है वो करना है, कुछ और करना है,
अब ऐसी स्थिति में हम जो प्रिकॉशन यूज करते हैं, सेम प्रिकॉशन हमको यहाँ पर जो है वो यूज करने पड़ेंगे। वैसे तो पेशेंट भी खुद ही अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोविड सिनेरियो में कि अगर कहीं काम चल सकता है तो बिल्कुल चल सकता है, लेकिन कहीं अगर पेशेंट के साथ में दिक्कत है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जैसे समटाइम जो है वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है हेमोरेट्स में, बहुत ज्यादा जो है वो ब्लीडिंग हो रही है, तब ऐसी स्थिति में लाइकेट करना जरूरी हो सकता है। पेरिनेल एब्सेस है, जैसे वो फूल गया, उसमें स्वेलिंग जो है वो हो गई है, पेन हो गया, डिफिकल्टी सेटिंग है, आईएनडी करना जरूरी पड़ेगा। प्रेशर विद सेंटिनल पाइल है, स्वेलिंग हो गई है, पेशेंट परेशान हो गया है, ड्रग रिस्पॉन्ड करेंगे, टाइम नहीं लगेगा, तब ऐसी स्थिति में सेंटिनल पाइल लाइगेट करने की जरूरत पड़ सकती है। पाइलोनेडल साइनस में भी पॉसिबल थोड़ा सा जो है वो मतलब लिंक ऑन किए जा सकते हैं, लेकिन जहां कहीं जरूरत हो तो एसेप्टिक मेजर से और अपना सेफ्टी प्रिकॉशन से बिल्कुल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न साइड में भी कोविड है तो बिल्कुल कोई सर्जरी नहीं चल रही है, ज्यादा बड़ी बड़ी टिपिकल सर्जरी चल रही है। अच्छा चलिए, हम अपनी सर्जरीज को डिले कर सकते हैं एनोरेक्टल वाली में, कोई दिक्कत नहीं। आप ट्रॉमा को क्या करेंगे? दूसरी बात क्या है, आप बताइए, किसी की डिलीवरी होनी है देन क्या करेंगे? हो सकता है सी सेक्शन करने की जरूरत पड़ जाए, एपिजाटमी करने की जरूरत पड़ती है, तब ऐसी स्थिति में हमको क्या जो है वो कर सकते हैं, तो सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आप कर सकते हैं। कैन वी प्रैक्टिस चार कर्म एप्लीकेशन इन प्रेगनेंसी? सर कंट्राइंडिक्टेड है बेसिकली, क्योंकि नर्व स्टिमुलेशन में भी पॉसिबल जो है वो कर सकता है, बहुत ध्यान रख के करना होता है। हालांकि प्रेगनेंसी में तो जितने भी उष्ण कर्म है, चाहे वो क्षार हो चाहे वो अग्नि हो, निषेध जो है वो सभी का ही है। लेकिन अगर लाइफ थ्रेटनिंग केस कहीं पर जो है वो कंडीशन आ रही है, तो विद फुल प्रिकॉशन और पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकने की जितनी भी आपकी जो है वो पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन की जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उनकी पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ आप बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वैसे अवॉइड किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, चार कर्म के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हम परफॉर्म कर सकते हैं। कटरी थोड़ा सा सेफ साइड जो है वो रखेगा, हालांकि जरूरी नहीं है सब जगह ये चल पाए, लेकिन ये चीजें जो है वो कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन बेसिकली? शेयर, ये 8:30 हो गए। अनुज जी पूछते हैं, हाउ कैन वी मेक ए पोस्टीरियर डीप एनाल स्पेस? भाई डॉक्टर साहब, सवाल आपका गलत, वो इसलिए है कि ये सवाल आपका है और ये सवाल आपको खुद को करना। अगर मैं सही समझ रहा हूँ डॉक्टर अनुज जी, अगर आप जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल आप जो है वो ये सवाल का जवाब आपको देना है कि ये टॉपिक अब सारा क्लिनिकल मैं निपटा लूंगा, तो ऐसी स्थिति में फिर मतलब ये है कि मैनेजमेंट का प्रेशर इतना, ऐसी चीजें आप भी जो है वो खुद आने वाले हैं, तो ये सवाल आप ही का ही है, बिल्कुल नोट कर लिया। मैं पूछूंगा अब आपको इस सवाल को, तो ये सवाल पूछने वाला उल्टा हो गया, जवाब दूसरे पे जो है वो मत ला दिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। हाउ यू कैन मैनेज ए पोस्टीरियर डीप एनाल स्पेस, ठीक है, रट लिया है मैंने, थैंक यू सवाल मेरे को जो है वो देने के लिए। और कोई? सर, when a patient comes with the complaint of bleeding, while with continuous bleeding in OPD basis villages where there is an OT setup, then we can before referring to the surgeon. What can we do before? हाँ, एक फर्स्ट एड इन एनोरेक्टल प्रैक्टिसेस है, इस पर हम बहुत जल्दी ही एक जो है वो रखने वाले हैं। ये मेरा एक टॉपिक ऑफ चॉइस है, जैसे जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है, टॉपिक ऑफ चॉइस फर्स्ट एड इन एनोरेक्टल डिसऑर्डर, बिल्कुल हम मैनेज कर सकते हैं। सर्जन को रेफर करने से पहले या किसी को रेफर करने से पहले बहुत बढ़िया मैनेजमेंट जो है वो कर सकते हैं। बहुत जल्दी ही इस पर जो है वो चीजें रखने वाले हैं। अभी आप चीजों की बेसिक नॉलेज ले लीजिए इस सीरीज में। सर विच वन इज सेम चार कर्म और चार सूत्र इन प्रेगनेंसी? ये आप सवाल पूछ लीजिएगा नेक्स्ट टाइम से, उसमें मैं हालांकि जवाब दे सकता हूँ, लेकिन बेटर रहेगा कि कुछ सवाल कहीं खास जगह पर पूछे जाए, तो वो ज्यादा जो है वो बेटर रहेगा। और कोई सवाल ऐसा जो मैं कर सकता हूँ? अनुज जी, मैंने सवाल नोट कर लिया है, अब तो मैं जरूर पूछूंगा, सबसे पहला सवाल जो है वो यही होने वाला है, पहले इसी से ही जो है वो स्टार्टअप करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो सीधी जाती हुई बात थी। असल में ऐसा नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर नहीं है, लेकिन आदमी को ऑलराउंडर एक तो जो है वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ऑलराउंडर कभी कामयाब नहीं होते हैं। दूसरी बात क्या है, जब हमारी एक सीरीज है, सीरीज में हम बेस से स्टार्ट किया, ये कहाँ से स्टार्ट किया, हमने फिजियोलॉजी एनाटॉमी से जो है वो स्टार्ट, और आज हमने इसको बेसिक, अब अपनी ओटी कैसे बनाए, क्या पेपर कैसे रखने हैं, अभी हमारा पेशेंट आना शुरू होगा, हमने मतलब एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीख ली, हमने सब सीख ली, अब पेशेंट आना शुरू होगा। अभी पेशेंट फिशर का आएगा तो वो कल वाले आपको जो है वो सीरीज में बताएंगे। अभी वो आपको जो है वो सॉरी हिमरेड के जो है वो पेशेंट आएंगे, तो वो उसको जो है वो नेक्स्ट डे वाली में आएंगे। अभी आपको फिशुला के पेशेंट आएंगे तो उसके लिए कैसे मैनेज करना है,
और शुरुआत में जब अपना काम चला रहे होते हैं तब ऐसे करें। जब आपको लगता है कि नहीं मेरे को बढ़िया छात्र सूत्र अपने आप बनाना है, तो देन उसके लिए 29 को डॉक्टर अमित शर्मा जी आ रहे हैं। क्वेश्चंस बचा के रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। कई बार अलग अलग डॉक्टर्स जब हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर बोल रहे होते हैं तो एक स्पेसिफिक फ्लो दिमाग में बना हुआ रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा बस केवल इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि एक तो अपना लेक्चर देने में टाइम बहुत हो जाता है, क्वेश्चन आंसर अलग 15 मिनट का था, तो लोग स्ट्रीट वाले कहेंगे कि बिल्कुल पकड़ के बैठ जाते हैं लोग, तो सेमिनार को बिल्कुल छोड़ते नहीं है, लेकिन क्योंकि सर्जरी का हमारा फील्ड थोड़ा सा वास्ट होता है, तो हमें हर चीज को मैनेजमेंट ऐसी देखनी पड़ती है। लास्ट क्वेश्चन किसी का देख लेता हूँ, कोई चीज है तो नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। और ऑल इंडिया छात्र सूत्र एसोसिएशन की तरफ से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो है वो करता हूँ कि आपने अपना जो है वो अमूल्य समय यहाँ पर जो है वो दिया और हमारे साथ इस एजुकेशनल सीरीज ऑन एनोरेक्टल डिसऑर्डर्स में आप हमारे साथ बने रहे। बहुत अच्छा लगता है जब लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत अच्छा लगता है जब सवाल जवाब होते हैं, तो चीजें हम समझते हैं। बहुत सारी चीजें मैंने आपसे भी जो है वो सीखी और धीरे धीरे हम एक दूसरे से चीजों को सीखते चलेंगे। एक लास्ट रिक्वेस्ट आपसे जो है वो करना चाहता हूँ कि जिस किसी दिन भी जो भी कोई लोग क्षार सूत्र की एनोरेक्टल की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं, अपने दिमाग में एक चीज जो है वो बना करके जरूर रखें कि जिस दिन से क्लिनिक स्टार्ट करें या जब कभी आपको ये मेरी बात जो है वो पहुंच जाए, जिस दिन आप क्लिनिक जो है वो जैसे ही स्थिति जो है वो नॉर्मल हो जाए, आप अपने एरिया के लोग जो लोकल एरिया के डॉक्टर्स हैं, आयुर्वेदा ग्रेजुएट्स हैं, यूनानी ग्रेजुएट्स हैं, होम्योपैथी ग्रेजुएट्स हैं और जो दूसरे डॉक्टर्स हैं बेसिकली जो भी आपको लगता है कि वो सही है, उनको अपने क्लिनिक की विजिट कराएं, फ्रीक्वेंट विजिट जो है वो कराएं, उनको बताएं कि आपके पास में क्या खास बात है, उनके बीच में जाकर के अपनी बात बताएं। 2-4 महीने के लिए अपने पीआरओ को उनके पास जो है वो जरूर भेजें, चाहे खुद जाएं। लेकिन जो सबसे बड़ी कंप्लेंट है वो ये है कि स्पेशलिस्ट बैठा है, अपने ही लोगों के बीच में नहीं जा रहा है, इसलिए वो लोग उसको रेफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो लोग उसको एमबीबीएस एमएस को रेफर कर रहे हैं, चाहे वो उनका केस जो है वो बढ़ा। वो ये सोचते हैं कि भाई हमको नहीं मालूम यहाँ पर कौन बैठता है, ऐसे तो प्रैक्टिस भी करता है क्या। और वो डॉक्टर ये सोचे बैठा है कि साहब ये लोग मेरे को पेशेंट नहीं भेजते, मैं जो है वो कैसे जो है वो इनके साथ में जो है वो यूनियन वगैरह में एसोसिएशन में रहूं। तो बेसिकली चेंज हमेशा खुद से स्टार्ट होता है। मेरी प्रैक्टिस शुरुआत से लेकर के आप तक पहले 3 साल जब तक मेरे को ये सब चीजों की जानकारी नहीं थी, तब थोड़ी सी जो है वो अपनी अपनी थी, एडवर्टीजमेंट वाली थी। और जब मेरे को कुछ गुरुओं ने सब चीजें समझाई, आज उस दिन से लेकर के आज तक 1 रुपया खर्च नहीं किया है विज्ञापन पे, कभी किसी और चीज पे। ये मेरा शौक है, मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। और इसके अलावा हमेशा मेरे पास जो पेशेंट रहे, या तो वो पेशेंट टू पेशेंट रेफरल के रहे, या फिर दूसरे नंबर पे जो मेरे साथ पेशेंट आए वो रहे डॉक्टर्स रेफरल से। मेरे पास बकायदा डॉक्टर के रेफरल के पेशेंट रहते हैं, पाइल्स फिशर फिशुला वगैरह अदर बीमारियों की भी सबकी चीजों रहते हैं। लेकिन वो कब रहते हैं? वो तब रहते हैं मैं उनके बीच गया, उनको जाके बताया कि मेरे पास ये है, उनके पास ये है, और ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर एक प्रॉपर कर सकते हैं। तो जब हम सिंडिकेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं, नो मैटर कि वो एलोपैथ प्रैक्टिस करते हैं, हम आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो लोग आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वो करने दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब क्रिटिसाइज करेंगे तो भी तो कम से कम आपका नाम लेंगे ही लेंगे ना। तो बेसिकली आप लोग जाइए, उनके बीच में जरूर जाइएगा, उनसे मिलिएगा। आज अभी इसी वक्त से कॉन्टेक्ट बनाना शुरू कीजिए, ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिस प्रॉपर जो है वो चलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, निरोगी स्ट्रीट का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अभिषेक गुप्ता जी। कल फिर से हम आपके बीच में जो है वो उपस्थित होंगे। कल का टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ फिशर सेंटिनल पाइल एंड इट्स अदर एसोसिएटेड जो है वो कॉम्प्लिकेशंस। और बेसिकली जो हमारे काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनुज कुमार त्यागी जी गाजियाबाद में जो प्रैक्टिस करते हैं, वो कल आपके बीच में जो है वो उपस्थित रहेंगे। और मैं फिर से आपका दिमाग चाटने के लिए बीच बीच में वो जो है वो रहूंगा, क्वेश्चन आंसर सेशन में ही कोशिश करूंगा थोड़ा सा चलाने की, सवाल आपके मुंह तक जो है वो पहुंचाऊंगा बिल्कुल एकदम। तो इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जो है वो नमस्कार, शुभ रात्रि, जय राजेंद्र, नमस्कार।